पुष्कर सिंह धामी जी, साथ में हैं डॉक्टर अनिल जोशी जी, फाउंडर है इसको। एक बार जोरदार तालियां। मैं अनुरोध करूंगी सुमित्रा जी से कि वे पीस लिली हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी को भेंट कर उनका स्वागत सत्कार करें। एक बार जोरदार तालियां। पूर्णिमा जी से अनुरोध करूंगी कि वे पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी, फाउंडर हेस्को जी को पौधा देके उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करें। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं डॉक्टर कंचन की अनुरोध करूंगी डॉक्टर दुर्गेश पंत जी से कि वे स्वागत संबोधन करें। और आप सभी का आज के कार्यक्रम में पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। परम श्रद्धेय आज के हमारे कार्यक्रम में पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी लोग हर्ष ध्वनि के साथ और तालियों के साथ आपका बहुत स्वागत करते हैं। और ये उन्हीं का कार्यक्रम है, ये विमर्श का कार्यक्रम है, विचार का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री जी के ही इसी आवास में और इस जनसंवाद में आपका मुख्यमंत्री जी की ओर से भी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कार्यक्रम में पधारे क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम बोधिसत्व है। और जो मैं कह रहा था कि बोधित्व की प्राप्ति, बुद्धत्व की प्राप्ति, उसके लिए मार्ग दिखाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे स्वयं हाथ पकड़कर पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी को मंच में लाए, ये आशय है, तात्पर्य है कि गुरु का और बोधि का क्या आशय है। ऐसे हमारे डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी का हम बहुत स्वागत करते हैं। और क्योंकि ये बोधिसत्व कार्यक्रम है, ये विचार का कार्यक्रम है, उत्तराखंड राज्य बनने के 21 वर्षों में ये आवश्यकता लगातार बलवती हुई है कि बातचीत हो। हमारे इतने पूरे उत्तराखंड के हर इलाके से, हर क्षेत्र के यहाँ पर युवा उपस्थित हुए हैं, सामाजिक संगठनों के सदस्य हैं, महिलाएं हैं जो रीढ़ हैं इस उत्तराखंड की, जिनकी वजह से ही उत्तराखंड अस्तित्व में आया है। तो आप सभी लोग उपस्थित हैं। उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ में पूरे प्रदेश से हमारी तमाम युवा संगठन, हमारे सामाजिक संगठन, हमारी महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं। हम सभी का स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं, कार्यक्रम का हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में हम लोगों के लिए बड़ा जटिल था, मेरे लिए मैं कहना चाहता हूं बड़ा दुरूह था। तो एक हमारा सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस है, उसके सीईओ हैं डॉक्टर मनोज कुमार, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं। उन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में हमको मदद की। और एक पूरा का पूरा जो एक श्रृंखला चली हुई है विचार विमर्श की आपके नेतृत्व में, बोधिसत्व में, जिसमें हम लगातार कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, ये संवाद कर रहे हैं, लगातार प्रदेश भर में गत लगभग 4 माह से लगातार आयोजित हो रहे हैं, ताकि संवाद से सशक्त उत्तराखंड 2025 में कैसा उत्तराखंड हो, जो ये दशक उत्तराखंड का है, इसके लिए प्लानिंग डिपार्टमेंट ने हमारी बहुत मदद करी। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, आपको आमंत्रित करता हूं मंच पर। हमारे जिलाधीश यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं डॉक्टर आर राजेश, क्योंकि वो लगातार कल भी हमारे साथ बने हुए थे और उन्होंने कहा कि ये ऐसा कार्यक्रम है कि मुझे आनंद आ गया। मैं आपका भी स्वागत करता हूं, है आप वो करना चाहें। और हमारे युवा और जो महिला जो कल्याण का विभाग है, उसने आप लोगों को यहाँ आने में और कई तरह के कार्यक्रमों के लिए हमको इसमें सहायता दी है। मैं उसके सचिव हैं सेमवाल जी, उनसे निवेदन करता हूं कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। हम कार्यक्रम को प्रारंभ करने ही वाले हैं। और आदरणीय मेरा निवेदन डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी से है, क्योंकि आपने इसका पूरी की पूरी भूमिका बनाई है। लेकिन उससे पूर्व में, क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारा योजना है जो 2025 में होगी, जो हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट के, किस तरह से हम आगे बढ़े, बहुत सूक्ष्म है। क्योंकि बातचीत हमारे जितने यहाँ पर सब लोग विमर्श के लिए उपस्थित हुए हैं, उनके और मुख्यमंत्री जी के बीच में है, सीधा सीधा संवाद होना है। मेरा बहुत संक्षेप में डॉक्टर मनोज जी से निवेदन है, संक्षेप में हम किस दिशा में, क्योंकि आपको जानकर बहुत हर्ष होगा, क्योंकि ये जो श्रृंखला है ये अभी 27 नवंबर को राष्ट्रीय स्तर का, संभवतः पूरे देश में और राज्य में ऐसा आयोजन नहीं हुआ होगा, होने वाला है जो अभी 27 नवंबर को, जिसमें पूरा नीति आयोग उपस्थित है, प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार हैं, उसके अलावा CSIR से लेके तमाम जितने
वैज्ञानिक संस्थान है वो उपस्थित होने वाले यहीं पर है, तो उसमें ये परिणति होगी जो जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का एक उनकी इच्छा है कि सबको जोड़ के बनाया जाए। मैं आपको जो एसडीजी का है 2 मिनट में आप इसकी बात करके हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड के गौरव पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी जी, सचिव महिला कल्याण एवं बाल विकास सेमवाल सर, दुर्गेश पंत जी समन्वयक, जिलाधिकारी महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, अन्य लोगों से आए हुए समस्त अधिकारीगण और दूर दराज से आए हुए हमारे युवा, महिलाएं और सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि तथा जो जुड़े हुए हैं हमारे लगभग बताया गया कम से कम 1,500-2 हजार लोग जुड़े हुए हैं सीधे, तो उन सभी का हम सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस नियोजन विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा दुर्गेश पंत साहब ने बताया, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल है कि हम उत्तराखंड जो 2025 में 25 वर्ष का हो जाएगा, एक युवा उत्तराखंड, उस युवा उत्तराखंड के आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प, जो विचार माननीय मुख्यमंत्री जी को आया है, उसकी पहल नियोजन विभाग द्वारा की गई है। तो सर मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं। हमने इस श्रृंखला को, क्योंकि ये श्रृंखला जो शुरुआत की गई है, इससे पहले देश के विभिन्न अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक और कई लोगों के साथ ऑनलाइन बातें हुई हैं और आज हम लोग डायरेक्टली संवाद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विमर्श किया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये आत्मनिर्भर उत्तराखंड का जो हम लोग प्लान बनाने जा रहे हैं, अगले 25 साल में उत्तराखंड कैसा होगा, कैसे वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा, तो उसके लिए ये एक अच्छी शुरुआत है और जिसमें आप लोगों के जो फीडबैक आएंगे, जो विमर्श के बाद जो चीजें मिलेंगी, निश्चित रूप से उस रोड मैप को बनाने के लिए वो बहुत सहयोगी होगा, बहुत ही उपयोगी होगा। मैं अधिक कुछ नहीं कहूंगा, समय की कमी है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा सर, मैं विशेष रूप से आप यहाँ देख रहे होंगे कई जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं। आप के ही नेतृत्व में जो सतत विकास लक्ष्यों को राज्य ने इस साल 3रा स्थान पूरे देश में पाया है, सर मैं बड़े हर्ष का विषय है ये। और मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस पे हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहिए। उनकी जो लीडरशिप है, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है, वो निश्चित रूप से हम लोग इसको 3रे स्थान पर यहाँ पे आ पाए हैं। और इसी उपलक्ष्य में सर, आपके नेतृत्व में, आपसे की पहल में हम लोग एक एसडीजी गोलकीपर कार्यक्रम चला रहे हैं। मतलब यह है कि जिन लोगों ने, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो उद्यान के क्षेत्र में हो, चाहे वो आजीविका के क्षेत्र में हो, चाहे वो पेयजल के क्षेत्र, जितने भी अलग अलग क्षेत्र हैं, 17 एसडीजीज जो आप ये पोस्टर्स देख रहे हैं, इन 17 एसडीजीज में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो युवा हों, हमारे सामाजिक संगठन हों, हमारी महिलाएं हों, जो लोग भी, इवन यहाँ तक कि जो उद्योग चला रहे हैं, जो उद्यमी हैं, इस तरीके के उन सभी लोग जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनको एक एसडीजी गोलकीपर अवार्ड देने का यहाँ पे कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए 25 नवंबर तक एंट्रीज मांगी गई हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध होगा कि आप लोग अगर आप लोग खुद इस काम को कर रहे हैं तो जरूर इसमें एंट्री करिए, नॉमिनेशन करिए, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इसका प्रचार प्रसार करिए, जिससे कि हम ऐसे लोग जो इस राज्य में ऐसा काम कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम अपने रोड मैप को, अपनी प्लानिंग को आगे बढ़ा सकें। तो ये एक कार्यक्रम एसडीजी गोलकीपर का हम लोगों का चल रहा है। अब मैं अधिक इसमें कुछ नहीं कहूंगा। पुनः मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और विशेष रूप से जो दूर दराज से हमारे महिलाएं आए हैं, युवा आए हुए हैं, हम लोग सर लगातार इनके साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। हम प्लानिंग डिपार्टमेंट की ओर से ऑनलाइन, सेमवाल सर जो जब पंचायती राज विभाग में थे, लगातार हम लोगों का आप लोगों के साथ इंटरेक्शन लगातार रहा है। और एसडीजीज के ऊपर, एसडीजीज कुछ अलग से नहीं है, जो हम लोग काम कर रहे हैं, सतत विकास लक्ष्य, कैसे हम एसडीजीज में आगे बढ़ पाएंगे, इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, क्योंकि आप दूर दराज से आए हैं और हिमालयी राज्य, तो ये है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और क्योंकि विमर्श से ही आगे का पूरा मार्ग प्रशस्त होने जा रहा है। जो हमारी महिला और बाल कल्याण के सचिव हैं, आपके द्वारा जितना ये कार्यक्रम किया गया है, कई हमारे इसमें जो हमारे स्वयं सहायता समूह भी जुड़े हुए हैं, मैं निवेदन करता हूँ संक्षेप में अपनी आप बात करके, ताकि आगे का। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय पुष्कर धामी जी, हमारे डॉक्टर जोशी जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उत्तराखंड के साथ साथ पूरे राष्ट्र में आपकी एक पहचान
पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण के संबंध में, साथ साथ आजीविका के संदर्भ में लगातार बनी हुई है। जो भी हमारे आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं सभी पार्टिसिपेंट्स जो ऑनलाइन जुड़े हैं, जिसमें पूरे हमारे महिला कल्याण से संबंधित विभाग में ग्राउंड लेवल तक, आंगनवाड़ी क्षेत्र तक जितने हैं, या सुपरवाइजर हेडक्वार्टर पे हों या सीडीपीओ कार्यालय में हों या डीपीओ कार्यालय से हों, उससे भी महिला संगठन महिलाएं हमसे जुड़ी हुई हैं। और जो यहाँ उपस्थित हैं सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विशेष तौर से डॉक्टर दुर्गेश पंजी और मनोज पंजी, जिनके लगातार समन्वय से हम इस कार्यक्रम को सफलता की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। आज जो संवाद का कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सीधे संगठनों के साथ एनजीओ के रूप में कार्यरत हों, महिला हों, युवा समूह हों, उनके साथ में, ताकि आने वाले वर्षों में 25 वर्ष का जब उत्तराखंड राज्य होगा तो उसकी परिकल्पना क्या होनी चाहिए, उसके लिए क्या प्रयास हमें करने की आवश्यकता है, उसके निचोड़ के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये डॉक्टर दुर्गेश पंजी जो इस कार्यक्रम को चला रहे हैं वो सफलता के शिखर तक पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखिए, इकोनॉमी महत्वपूर्ण है ही, जो आर्थिकी है महत्वपूर्ण है, उसके बगैर कुछ चल नहीं सकता। इसी तरह से इकोलॉजी जो पर्यावरणीय आधार है, और हिमालयी राज्य है, आपदाओं से हम लोग ग्रसित रहते हैं, लगातार एक बार पटरी में बात आती है, फिर कोई आपदा है, तो हमारे लिए बड़ा दुरूह है ये समीकरण। और इस समीकरणों को देश विदेश में जिस व्यक्ति ने साधने के लिए तमाम पूरा का पूरा जीवन पर्यंत कार्य में रहे हैं, ऐसे हमारे पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी, उनका उद्बोधन हमें मिले, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हमारे राज्य के और डॉक्टर पंत साहब सेमवाल जी, और आज सभा में आए हुए जितने भी मित्रगण हैं, हमारी बहनें, युवा साथी, आप सबको मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात कहूंगा। देखिए, इस राज्य को 20-21 साल निश्चित रूप से हो चुके और बड़े उतार चढ़ाव के बीच में ये राज्य हमेशा से रहा है। कभी सब कुछ शांत रहा हो तो प्रकृति ने उथल पथल मचाई, राजनीतिक भी मचती है। ये हम कहीं ना कहीं 21 सालों में कई दौर हमने यहां देखे हैं। कभी कभी बड़ी शून्यता भी दिखाई दी और निराशाएं भी हाथ लगी, क्योंकि हम हिमालयी राज्य हैं और हिमालयी राज्य में और हिमालय देश दुनिया में आप सब परिचित हैं इस बात से, इसके विज्ञान से, कि दुनिया में सबसे युवा पर्वत श्रृंखलाओं में कहीं कुछ आता है तो हिमालय ही पर्वत है। और अगर ये युवा है पर्वत श्रृंखला तो सोच भी शायद युवा ही होनी चाहिए। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब कभी शून्यताएं दिखाई देती हैं, संवाद विहीनता दिखाई देती है। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने इस शून्यता को खत्म किया और ये प्रयोग भी करने की कोशिश की जो आज तक शायद हम दाएं बाएं से हमेशा जानना चाहते थे, समझाना चाहते थे, समझना चाहते थे, क्योंकि कभी कभी हम सरकारों की शैली को भी नहीं जानते। हो सकता है हम बहुत सी बातें चाहते हों पर सरकार की कोई सीमाएं होती हों, पर हम नहीं जानते थे। हम ये भी नहीं जानते थे कि क्या सरकारों को ये भी पता है कि हम क्या करते हैं। हमारी अपनी स्थानीय से लेके व्यक्तिगत और संगठनात्मक समस्याएं कौन सी हैं, इस पर भी हमेशा शून्यता बनी रही। और मैं क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, प्रकृति पर्यावरण से जुड़ा हूं, तो मुझे ये बिल्कुल भी नहीं भाता था कि, और मेरी समझ इस बारे में बड़ी स्पष्ट है कि मैं या मेरे जैसे बहुत से लोग जो छोटा मोटा प्रयोग करते हैं उसका अपना महत्व तभी बनेगा जब उसे व्यवस्था, जिसे सरकार कहते हैं, वो उसको अपनाए। और ये शून्यता थी, और ये शून्यता सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि जब संवाद विहीनता होती है, हम दो टुकड़ों में
खड़े दिखाई देते हैं, एक जन और जनता और दूसरी तरफ सरकार। और ये जो संवाद विहीनता होती है, जन संवादों का जब अभाव होता है, तो फिर कई तरह के अंतर भी होते हैं, कई तरह के विचार कुविचार भी साथ चलते हैं। इसलिए आपने इस कड़ी को, आज इसकी जो नींव रखी है, ये जो सोच आपने बनाई कि आप लोगों से संवाद करना चाहते हैं। जब कुछ क्षण मुझे आपसे बात करने का अवसर मिला था, तो इनके मन में एक बड़ी जिज्ञासा थी, अच्छा थी, एक बात थी कि ये बात स्पष्ट है, हम में से सब सक्षम नहीं है हर रूप में। कुछ मुझे आता है, कुछ तुम्हें आता है, कुछ इन्हें आता है, किसी और को आता है। लेकिन जब हम अपने अपने खामों में, अपने अपने खेमे में अलग थलग चिंतन बातचीत करते हैं, अपने महत्व को जताते हैं, तो वो एक सीमा से अधिक आगे नहीं बढ़ता, पर सामूहिकता में हमेशा बल होता है। और अगर ये सामूहिकता की शुरुआत रखकर, मैं व्यक्तिगत रूप से आपका बड़ा आभार प्रकट करता हूं कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आपने इस आयोजन को लेकर के सबको जोड़ने की जो कोशिश की है, मेरा अपना ठोस मानना है कि ये एक इस राज्य की सरकारी और गैर सरकारी सामाजिक शैली भी बनेगी कि एक संवाद होना चाहिए, बराबर का होना चाहिए। महिलाएं जो इस राज्य की महत्वपूर्ण रही, युवा जिन्होंने भविष्य तय करना है, और ये तमाम लोग, अगर आप इस शुरुआत की नींव रखने के लिए एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में आते हैं, तो मुझे लगता है कि आप इस राज्य और राज्यों के लिए भी एक रास्ता खोलते हैं, क्योंकि अभी सब जगह संवाद विहीनता सबसे एक ऐसा दुर्भाग्य से स्थिति बन चुकी है कि हम कहीं दूरी बन चुकी हैं और बना दी गई हैं। तो ऐसे में आपकी ये पकड़, और आप युवा व्यक्ति हैं, मैं आपके बारे में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आपकी कार्यशैली तो लोग जानते और देखते ही होंगे, देख रहे भी होंगे, पर मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे कहना चाहता हूं कि आपके व्यक्तित्व से लोग बड़े प्रभावित रहते हैं। आपके चेहरे की जो चमक है, और जो अगर ये बनी रहे और बची रहे और बढ़ती चली गई, तो आपके साथ साथ आने वाले समय में इस राज्य के तस्वीर भी बदलेगी, जो अभी धुंधली दिखाई देती है। और आप युवा हैं, युवाओं की व्यक्तिगत रूप से कई तरह की चुनौतियां होती हैं, चाहे वो उद्यमी हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे सामाजिक संगठनों में हो। उनको प्रायः यह मानकर चला जाता है कि एक उनके साथ हमेशा अनिश्चितता की स्थिति इस रूप में बनी होती है, कैसे होगा, क्या होगा। समाज भी सोचता है, उनके मन के अंदर भी उथल पुथल चलती है। लेकिन मेरा मानना है कि हमेशा दुनिया में जब कभी भी नई बातें हुई, नई शैलियां बनी, उनमें हमेशा मंथन और उथल पुथल रही है। ये हिमालय भी 5 करोड़ साल पहले जब बना था, तो बड़ी टकराहट के बाद बना था। तैथिस सागर होता था और यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट से टकराई और हिमालय खड़ा हुआ। और मुझे लगता है कि यहां हर स्तर पर कहीं बड़े मंथन, टकराहटों के बाद जो चीज पैदा होती है, वो बड़ी स्थायी होती है। वो चाहे राजनीति में हो और चाहे सामाजिक कार्यों में हो या कई नए प्रयोगों में हो। तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। और क्योंकि आज तमाम सामाजिक संगठन भी यहां आए हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, मैं उनकी ओर से भी अपना धर्म समझता हूं कि मैं उनकी ओर से भी, क्या मुझे नहीं पता उनकी भावनाएं वो अपनी कितनी व्यक्त करें, लेकिन मैं उनकी ओर से भी आपका धन्यवाद और आपको प्रणाम करता हूं कि आपने आज जो नींव रखी है, ये बहुत लंबे जाएगी और इससे सब सीखेंगे और इसको आगे ले जाने का दायित्व भी कहीं
शीर्षस्थ व्यक्ति का भी होता है कि वो उस परंपराओं को कितने लंबे समय तक जिंदा रखता है। हमें नहीं भूलना चाहिए। और आपका भी विचार है कि हम देश के अन्य राज्यों से अलग हैं, हम हिमालय हैं, हमारी संवेदनशीलताएं हैं, और प्रकृति का नियम है कि हम मात्र हमारा पहाड़ ही संवेदनशील नहीं है, यहाँ व्यक्ति भी संवेदनशील है। हमारी बहनें जिन्होंने बड़े आंदोलन खड़े किए, युवाओं ने दुनिया भर में प्रयोग किए, और आपसे भी अपेक्षा है कि आप एक युवा हैं, हम निश्चित रूप से आपसे बहुत ढेर सारी अपेक्षाएं रखते हैं। और आपने बहुत कम समय में, मैं प्रशंसा करूंगा इस बात में कि आपने बहुत कम समय में बहुत लोकप्रियता हासिल की। अब वो किन किन कारणों से है, मुझे लगता है सब लोग अपने अपने में झांकेंगे, सबको अलग अलग कारण दिखाई देंगे। युवाओं में को इसलिए लगेगा कि युवा है, शैक्षिक संगठनों को इसलिए लगेगा कि आप उनके यहाँ जाते हैं, और महिलाओं को इसलिए लगेगा कि आपको विभिन्न रूप में, अपने पुत्र के रूप में, अपने भाई के रूप में, किस रूप में भी वो देखती हैं, लेकिन निश्चित रूप से आपने लोकप्रियता हासिल की है। मैं आपकी को शुभकामनाएं भी देता हूं और आशा करता हूं कि आप आने वाले समय में हम सबको सामूहिक रूप से दिशा देंगे। आपको नमस्कार। हाँ, मैं एक बात सबसे कहना चाहता हूं, हम जितने लोग आए हैं शायद सब अपनी बात कह पाए या ना कह पाए, लेकिन ये अवसर है, आप सब लोग 5 पॉइंट लिखें, आप कैसा उत्तराखंड चाहते हैं, और आप लोगों का विचार है कि वो आपकी कही बात आपके नाम के साथ एक छोटी पुस्तिका में दर्ज की जाएगी, और वो उस तरह की पुस्तिका होगी जो सरकार के पास हमेशा से रहनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ हम कई तरह की लॉ बुक्स रखते हैं ये जानने के लिए कौन से नियम है, ऐसी आपके द्वारा रचित आपके सपनों का उत्तराखंड कैसा होगा, आप जरूर लिख करके यहां पर देके जाएंगे डॉक्टर दुर्गेश पंत को या डॉक्टर मनोज पंत को। आप सबको प्रणाम और धन्यवाद। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी, क्योंकि वो हमारे लिए बुद्धत्व की भी प्राप्ति के माध्यम हैं और हिमालयी व्यक्तित्व हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जो आपने बताया है। और क्योंकि दिशा निर्देश के अनुसार ये वाला हम विचार मंथन शुरू कर रहे हैं, मेरा निवेदन है कि माइक आप ले जाइएगा, उनको दीजिएगा जो अभी हमारे पास नाम आए हैं। चंपावत से सोशल ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर हैं रवीश जोशी, जो नाम आया है यहाँ पर रवीश जोशी। आप थोड़ा सा स्थान दे दीजिए, मीडिया कर्मियों से निवेदन है, कुछ कहना चाहते हैं। मैं डॉक्टर रवीश जोशी, कगास ऑर्गेनाइजेशन चंपावत से हूँ। हम लोग बेसिकली इंटीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट पर काम करते हैं, उसके साथ साथ पिछड़े क्षेत्रों के हेल्थ पर भी हम लोग काम करते हैं। जो जहां पर हम स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी नहीं पहुंच पाती हैं उस पर भी हम काम करते हैं, और हम लगभग 30 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं सभी लोगों को नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को और इस कार्यक्रम के आयोजकों को कि उनने हमें यह अवसर दिया और हमारी बात सुनने के लिए हम लोगों को इतनी दूर से यहाँ बुलाया, और हमारी बातों पर मुझे लगता है कि जरूर गौर किया जाएगा। थैंक यू। रवीश जी, आप इसमें वो भी देंगे अपने विचार ना, जो हो गए लिख के भी दे दीजिएगा। संजय बहुगुणा जी हैं टेहरी से, हैं क्या उपस्थित हैं? जो कुछ नाम आए हैं इसके। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। चलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम, नमन और वंदन। और आज पहली बार हमने से मुख्यमंत्री देखे हैं कि आज हमको आपसे रूबरू होने का जो अवसर, और जो ये 2025 में जो युवा उत्तराखंड की जो परिकल्पना आपने की है, जिसमें सामाजिक संगठनों की, महिलाओं की और सभी लोगों की जो आप राय लेना चाहते हैं, ये एक आपकी तारीफ है। और पहले मुख्यमंत्री, इसलिए आपको मैं नमन करता हूं और वंदन करता हूं। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है मानव अधिकार संरक्षण, जिसमें कि हम महिलाओं के साथ मिलकर काम करते हैं, और जिस प्रकार से हमने वहां पर जैसे सरकार की जो योजनाएं होती हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनको गांव तक पहुंचाना, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। और इसमें हमने एक अभी कबाड़ से जुगाड़ एक चीज ऐसी की जो महिलाएं जिसको बना रही हैं, जैसे कुरकुरे के रैपर और बिस्किट के रैपर, ये आदरणीय अनिल जोशी जी की प्रेरणा से ये एक टोकरी में यहाँ पर लाया हूँ, ये उन रैपरों की बनी हुई है। बहुत अच्छा। तो सर, इसमें एक चीज है, यदि इसमें एक कलेक्शन सेंटर जगह जगह, क्योंकि हमारे पहाड़ में तो जाइए
इस हमारे पहाड़ में इतना कूड़ा तो होता नहीं सर, लेकिन जैसे देहरादून में इन नगरों में इतना होता है, यदि इसके जो कलेक्शन सेंटर बन जाएं और कूड़ा हम तक पहुंच जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारी महिलाओं को रोजगार मिल जाएगा सर। नहीं, बहुत अच्छा, भिजवा दीजिए टोकरी को जरा यहाँ देख। और इसी क्रम में मैं बताना भी चाहता हूं, आप दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। चलिए, बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ सदन को बताना भी चाहता हूं कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार नेहरू युवा केंद्रों के द्वारा 1 लाख किलो से ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट जो था उसको एकत्रित किया गया पूरे राज्य भर में, और उसके भी हमारे 13 जनपदों से नेहरू युवा केंद्र के यहाँ पर स्वयंसेवक हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो भी बताएंगे। लेकिन क्योंकि अपशिष्ट से बना हुआ एक यहाँ पर भेंट किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो वो लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं इस तरह का कार्यक्रम, और अभी 31 दिनों में उनके द्वारा 1 लाख किलो से ज्यादा एकत्रित किया गया है आपके निर्देशानुसार। इसी क्रम में मेरा निवेदन है, सोशल रिप्रेजेंटेटिव यूथ रिप्रेजेंटेटिव में अनिल डंगवाल जी यहाँ पर हैं। अनिल डंगवाल जी अपनी बात करिए। अपने पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये अवसर हमें दिया कि हम एक आम आदमी मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच पाया हूं मैं, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। पूरा बता दीजिए कहाँ से क्या क्या करते हैं आप, और पूरा एक जरा सबको पता भी लग जाएगा। सर, मैं एक घराट संचालक हूं और मैं एक पारंपरिक घराट चला रहा हूं, जो कि पूज्य गुरुदेव ने अपनी गांव बचाओ जो यात्रा निकाली थी, उस यात्रा के दौरान 2015 में गुरुजी ने उसका शिलान्यास किया था, और वर्तमान में वो एक बरगद की तरह गुरुजी के मार्गदर्शन में बन चुका है। एक पारंपरिक घराट के साथ वहां पे बिजली का उत्पादन भी हो रहा है, और IIT रुड़की द्वारा वहां पे कुछ हाईटेक मशीनें लगाई गई हैं, और उस एरिया में करीब इस समय 35 महिलाएं हमारे साथ काम कर रही हैं, जिनको कि पर डे करीब 2 से 3 घंटे काम मिलता है, और पर घंटे हम उनको 100 रुपए पर घंटे के हिसाब से हम उनको पे कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक इंटीग्रेटेड यूनिट है कि जिसमें बहुत एक पारंपरिक घराट भी है, तो बहुत हाईटेक मशीनें भी हैं, पैकेजिंग मशीनें भी लगी हुई हैं। और मैं चाहूंगा कि जो भी जिससे भी संभव हो सके वो उस यूनिट पे आए, देखें, और ये गार्ड गदेरों का प्रदेश है, यहाँ पे इस तरीके की बहुत सारी यूनिटें लगाई जा सकती हैं। धन्यवाद जी। अनिल जी, और आपका कोई सुझाव है? सर, सुझाव मेरा है, मैं वो 5 पॉइंट जो कहे हैं मैं अपना नोट करके दूंगा। यहाँ प्रज्ञा भारद्वाज बैठी दिखाई दे रही हैं, और डिसेबिलिटी के उसमें आपका बहुत कार्य है, संक्षेप में अपनी बात करिएगा। जी, धन्यवाद सभी का, और मौका देने के लिए मुझे धन्यवाद। मैं प्रज्ञा भारद्वाज सर, मैं आपको थोड़ा सा सिंसेरिटी के लिए बताना चाहूंगी कि संक्षेप में। जी, मैं पिछले 17 साल से डिसेबिलिटी के फील्ड में कार्य करती हूँ, और मैं उत्तराखंड की अकेली महिला हूँ जो लर्निंग डिसेबिलिटी और ऑटिज्म के लिए क्वालिफाइड प्रोफेशनल है। मैंने ये बात इसलिए बताई कि थोड़ी सी ज्यादा ध्यान से मेरी बात को रखा जाए, क्योंकि एज के वजह से अधिकतर ऐसा हो जाता है कि नहीं ध्यान दिया जाता। लेकिन हमारे पास एक प्रोजेक्ट है सर, जिसको हम लोग चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी हमारे साथ में कार्य कर पाए। इसमें हम लोगों ने जो बनाया है वो वहीं के लोगों को, अभी तक हमारे को दिक्कत आती है कि जो पहाड़ पे बच्चे हैं उनका डिसेबिलिटी को लेके अवेयरनेस नहीं है। वहां पे लोगों को ये भी नहीं पता है कि विकलांगता होती क्या है और कितने प्रकार की होती है। तो ये मेन स्ट्रीमिंग के लिए है कि वहीं के युवाओं को अगर हम ट्रेन कर पाए 2 या 3 लोगों को, और उन्हीं के ब्लॉक लेवल पे या फिर किसी गांव के स्तर पे अगर हम छोटे छोटे स्कूल शुरू कर पाए, तो वहां के लोगों को अच्छे से सुविधा भी हो पाएगी और वो ट्रेन भी हो पाएंगे। धन्यवाद।
प्रज्ञा जी, अब ऐसा नहीं होता कि एज के कारण से ध्यान न दिया जाए। सर मैंने पर्सनली बहुत सारी बार ये चीज फेस की है, इसलिए मैंने थोड़ा बताना चाहा। यहाँ से आपका नाम लिया गया है और आपकी बात पूरे ध्यान से सुनी गई है। जी धन्यवाद। देखिए, अब ये उम्र में भी आपने कहा कि छोटी उम्र की वजह से मुझे नहीं सुना जा रहा। अब कमला पंत जी पिथौरागढ़ से आई हुई हैं और सबसे सीनियर मोस्ट होंगी उम्र में, 80 वर्ष पे हैं, तो उनका भी नाम आ रहा है। धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को संक्षिप्त जो हमारे साइंस के प्रोग्राम में जो नानक मता में आयोजित हुआ था 2015 में, आप मुख्य अतिथि थे और आपके हाथों ही हमारे बाल वैज्ञानिकों को पुरस्कार और मोमेंटोज मिले। दोबारा 2019 में आपने हमारी संस्था को अपनी संस्था की ओर से विज्ञान लोकप्रियकरण के कार्यक्रमों के लिए अवार्ड दिया था। तो 2 अवार्ड तो मैं आपसे पा चुकी हूँ, तीसरे अवार्ड के लिए खड़ी हूँ। मैं चाहती हूँ आज का अवार्ड मैं आपको दूं, छोटा सा, जो हमारी संस्था ने एक पुस्तक निकाली है मध्य हिमालयी संस्कृति में ज्ञान, विज्ञान और पराविज्ञान, मैं आपको देना चाहती हूँ। आप अलाउ करें तो मैं आऊंगा आगे। जी। और इस बीच में हमारे बीच में वैज्ञानिक भी हैं WII से रुचि बडोला जी। मेरा निवेदन है कि वो आप महिला और वैज्ञानिक के रूप में भी। आइए कमला जी, आपने अभी कहा कि जो है विज्ञान वाला ना, विज्ञान ही नहीं, अब हमारा जोर जो है अनुसंधान पर भी है, इसलिए अनुसंधान में तो आपने मुझे दिया ही ना, याद होगा आपको। रुचि बडोला जी के पास आप दे दीजिएगा। रुचि, धन्यवाद है। अभी इस समय संक्षेप में आइए। बहुत धन्यवाद आपका। रुचि बडोला जी, अगर आप आगे, डॉक्टर रुचि बडोला जी WII की वरिष्ठ वैज्ञानिक, आप आगे आके अपनी बात कर लीजिएगा। इसके बाद मेरा निवेदन होगा। नमस्कार और मेरा अभिनंदन। जी हाँ जी सर, नमस्कार सर। मेरा वैसे तो मैं भारतीय वन्यजीव संस्था में साइंटिस्ट हूं, पर मेरा कार्य क्षेत्र रहा है कि जो वन और संरक्षित क्षेत्रों के आसपास रहने वाले स्थानीय समुदाय हैं और पहाड़ी क्षेत्र में खास तौर पे जो महिलाएं हैं, उनका जो द्वंद्व होता है संरक्षित क्षेत्रों में, जब हम नेशनल पार्क या सेंचुरी करते हैं तो उनकी जीविका के आयाम बंद होते हैं, उनका वन्य जीवों के साथ द्वंद्व होता है, तो उसका सामंजस्य कैसे करा जाए। और इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोगों की जीविका के नए आयाम, मतलब इनोवेटिव जो मीन्स हैं वो भी देखने हैं, क्योंकि वन्य जीव और वन भी हमारी राज्य की बहुत बड़ी धरोहर है। और डॉक्टर जोशी जी ने जो GEP की बात कही है, उसको कैसे समावेश करके हम अपनी जीविका को आगे बढ़ाएं। तो एक हमने जो अभी एक कार्य करा है, एक विज्ञान आधारित स्टडी करी कि पेमेंट फॉर को एग्जिस्टेंस। तो जो हमारे संरक्षित क्षेत्रों के आसपास लोग रहते हैं, वो हमारी छोटी मोटी योजनाओं के बेनिफिशियरी ना बने, बल्कि उसके एक एक्टिव पार्टिसिपेंट, एक भागीदार बने, जैसे कि आज ये संवाद हो रहा है। इसी तरह से इसी जो क्षेत्र है, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स है और पूरे दुनिया भर से लोग इन्हीं वन्य जीवों को देखना चाहते हैं, जो कि आज हमारे लिए एक मुसीबत का कारण बने हुए हैं। लेकिन यही वन्य जीव और इनके आसपास रहने वाले लोगों की संरक्षण और उनके पारस्परिक जो साथ में बन पाए, उसके लिए आवश्यक है कि हम ये आयाम ढूंढें और इस तरह की नई चीजें। नहीं, हम लोग तुलसी जी, हमारा जोर विकास पर ही नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के समुचित विकास पर है और वन्य जीव संरक्षण पर भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। और आप सब लोगों के सुझाव आ रहे हैं तो और जोर से करेंगे। अनीता मितेश्वर आनंद है अल्मोड़ा से। अनीता, आइए बहुत, हाँ आइए। अनीता मितेश्वर आनंद अल्मोड़ा से। बिष्ट जी, NS बिष्ट जी हैं यहाँ? अच्छा, इसके बाद आ जाइए। यह आपको संवाद में आनंद आ रहा है तो तालियां तो बजाइए आप जी। सर धन्यवाद। भात दाल का प्रबंध है इसके बाद। हाँ, धन्यवाद आप सभी का ये मौका देने के लिए कि मैं भी अपने कुछ विचार रख पाऊं। सर मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगी। मैं कॉर्बेट कम्युनिटी कनेक्ट समूह रामनगर नैनीताल से हूँ। वो भी
कॉर्बेट कम्युनिटी कनेक्ट। अच्छा, कॉर्बेट जी। कम्युनिटी कनेक्ट। हाँ जी, तो ये भी एक हेस्को का एक वुमेन रिसोर्स सेंटर बना था रामनगर में। वहाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड करी ट्रेनर्स के द्वारा जो हेस्को से ही आते थे। उन्हीं में से हम कुछ 12 महिलाएं आगे आई। सर हमारा थोड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है, इसमें से 6 हम ग्रामीण महिलाएं हैं परिवेश की और 6 जो है वो शहरी महिलाएं। उसमें डिफरेंस ऐसा नहीं है कि ग्रामीण और शहरी, पर विचार और भाव 2 अलग कॉम्बिनेशन आ जाते हैं करते हुए। और सर हमने बहुत अच्छा अचीव किया है इस बीच में। जब लोग कोविड की मार झेल रहे थे, बड़े बड़े उद्योग बंद थे, तो सर हमने जो है उस पीरियड में भी करीब 2 लाख के उत्पाद बनाए, 2 लाख रुपए के उत्पाद बनाए और बिक्री की सर। तो एक अच्छी अचीवमेंट थी हमारे लिए जी, धन्यवाद हमारे समूह के लिए। जी थैंक यू। अब मैं ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर डॉक्टर अभय हरिद्वार से, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी से। कुछ हम ऑनलाइन से अगर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अभय सक्सेना देव संस्कृति से, उनका जवाब आया था। हाँ जी, जी को हार्दिक जी नमस्कार। नमस्कार अभय जी, बोलिए। पहले तो समस्त वासियों की तरफ से आपको साधुवाद। थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए आपकी। पिछले 21 सालों से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो संपत्तियों को लेकर समस्या थी, उसे आपने अपनी कुशलता, व्यवहार और राजनीतिक कौशल से समाप्त किया। उसके लिए आपको हार्दिक साधुवाद। समस्त प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन सर। तो छोटी सी बातें आपके संज्ञान में लानी थी। पहला तो शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर स्कूली शिक्षा में जो कंप्यूटर साइंस है, उसकी एक अनिवार्यता आपकी तरफ से होनी चाहिए और इसके लिए निष्णात शिक्षकों की नियुक्ति भी होनी चाहिए, ताकि कोई भी कंप्यूटर साइंस ना पढ़ाए। एक कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर होने के नाते मैं निवेदन करूंगा। और एक दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं कि जो आप पिछले संवाद में भी आप कह रहे थे कि जड़ों से जुड़ने के कॉल सेंटर्स अगर आप पहल हो सकती है, जिसमें लोग अपनी जरूरतों को वहीं से ग्रामीण अंचलों से कर सकेंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर सुधांशु जोशी यहाँ उपस्थित हैं दून यूनिवर्सिटी से। जी अपनी बात करिए, आइए। धन्यवाद प्रोफेसर सक्सेना, तेजी से आइए, युवा हैं। चरण स्पर्श। मैं डॉक्टर सुधांशु जोशी, मैं दून विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ और पिछले 12 सालों से हम अपने शोध कार्यों के माध्यम से उत्तराखंड के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पे काम कर रहे हैं। अभी विगत कई वर्षों में सर्कुलर इकोनॉमी और एसडीजी गोल्स प्रिवेलिंग हो रहे हैं और एक इकोसिस्टम की रिक्वायरमेंट है जिसमें रिसाइकलिंग हो सके और सारे के सारे स्टेक होल्डर्स कवर हो सके, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। और जीरो वेस्टेज का जो ऑब्जेक्टिव है अभी COP 26 में जो हम लोगों ने 2030 और 50 का प्रण लिया है और जो प्रधानमंत्री जी की विजन है उसको परस्यू करने के लिए दून विश्वविद्यालय एक छोटा सा शोध कार्य करना चाहेगी, एक इकोसिस्टम की फिजिबिलिटी को चेक करने के लिए। इसमें प्लानिंग कमीशन और इस डिपार्टमेंट के माध्यम से, तो उसी बारे में मैं आपसे कहना चाह रहा था। धन्यवाद। जी जी, बहुत अच्छा डॉक्टर सुधांशु जी। ऑनलाइन में नीलिमा जी हैं हमारे साथ जुड़ी हुई अल्मोड़ा से। नीलिमा रीमा जी होंगी जुड़ी हुई। रीमा जी, हाँ नीलिमा जी बोलिए नीलिमा जी। मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार, उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मुझे ये कहना है कि एक बहुत अच्छा प्रयास है जो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे डॉक्टर अनिल जोशी जी ने किया है और मुझे कुछ सुझाव देने हैं। मुझे एक बात ये कहनी है कि हमने एसडीजी में जो गोल नंबर 2 लिया है कि हम शून्य भूखमरी कर देंगे और उसी को लेके मुझे अपनी बात करनी है। मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी से
कि हमारा जो पीडीएस सिस्टम है उसके अंदर हमें न्यूट्रिशन वाला जो भोजन है वो देना चाहिए। खास तौर से दालें जो है उनको बढ़ाना चाहिए ताकि हम गाँव के अंदर न्यूट्रिशन पहुंचा सके परिवारों को। और दूसरी चीज मुझे ये कहनी है कि क्योंकि हम देखते हैं कि उत्तराखंड में महिलाएं बहुत ज्यादा एनीमिक हैं, खून की बहुत कमी है, और हम लोगों को जो टेक होम राशन है उसके अंदर भी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ानी चाहिए। और जो हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसको लेकर के हमको सप्लीमेंट बनाने चाहिए, तैयार करना चाहिए भोजन उस तरीके का, और उसको महिलाओं तक पहुंचाना चाहिए। तो ये दो चीजें हैं। और तीसरी चीज ये है कि हमारे वहाँ डॉक्टर्स नहीं है महिलाओं के लिए। पीएचसी लेवल पे अगर हम गायनेकोलॉजिस्ट रख सके तो वो एक बहुत बड़ी मुझे लगता है कि उपलब्धि होगी और महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ सीधा मुद्दा है। और चौथी चीज जो मुझे एक पॉइंट कहना है वो महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी हेल्पलाइन है जब हम कोशिश करते हैं महिलाएं सुरक्षा मांगती है तो वो कई बार फोन नहीं उठाते हैं। तो जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन है या जैसे 108 है कि डायरेक्ट जुड़ता है स्टेट के लेवल पे और फिर उसके बाद कॉल जाती है। अगर उस तरीके का सिस्टम माननीय मुख्यमंत्री जी बना सके बहुत तो मुझे अच्छा लगता है कि ये बहुत बड़ा मदद होगा। नीलिमा जी आपके बहुत अच्छे सुझाव आए हैं जो आपने भोजन के बारे में और उसके बारे में बात करी है। और इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किया। अभी कोरोना काल में भी गरीब कल्याण अन्न योजना लागू करी और दोनों वर्ष नवंबर तक जो है पूरा सभी को भोजन देने की व्यवस्था की है। इसमें रीमा जी जुड़ी हैं? ऑनलाइन जी बोलिए। रीमा जी बोलिए, नमस्कार जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको तथा आपकी टीम का साधुवाद करना चाहूंगी इस अनूठे कार्यक्रम के लिए, और गुरुदेव को भी मेरा प्रणाम यहीं से। मैं ज्यादा समय न लेते हुए सीधे मुद्दे की बात करूंगी। मैं डॉक्टर रीमा लगभग 2.5 दशक से ज्यादा शिक्षण के क्षेत्र में जुड़ी हूँ। मुख्यमंत्री जी, मेरा निवेदन है कि एक तो जागरूकता अभियान जो है वो बहुत जरूरी है, जो होना चाहिए। और उसके लिए मुझे लगता है क्योंकि उत्तराखंड देश विदेश में अपने शिक्षण के लिए बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पे कई नामचीन स्कूल और अब कॉलेज भी बन रहे हैं, तो मेरा सुझाव यह है कि जिस तरह इंडस्ट्रियल एरियाज में CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसी प्रकार शिक्षण संस्थानों के लिए इंटेलेक्चुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनानी चाहिए, जिसके तहत जो ये नामचीन स्कूल है ये हमारे दूरस्थ गाँव के और अलग स्कूलों के इन स्कूलों के बच्चों के साथ मिलकर उनको भी ऊपर उठाने का कार्य करें। क्योंकि जब हम साथ में मिलकर काम करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, तो चीजें बढ़िया हो सकती हैं। और इसी प्रकार पीयर टू पीयर लर्निंग से साथ के बच्चे जब आपस में बात करेंगे तो एक दूसरे को उत्साह भी देंगे और आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और ये ज्यादातर विज्ञान तथा पर्यावरण के क्षेत्र में जोर देते हुए होना चाहिए, क्योंकि ये दो ही चीजें हमारे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। नहीं, बहुत अच्छा आपका सुझाव, बहुत अच्छा रीमा जी, बहुत अच्छा सुझाव है। और शिक्षा के लिए हम लोग भी बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, आपको विस्तार से हम लोग बता भी देंगे। यहाँ से एक हमने बुकलेट अभी तैयार की है, सभी लोगों को जो शिक्षा के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में जो भी हमने काम किए हैं वो भी आप तक पहुंचेंगे अभी। और भी हमारे और प्रयास हैं जो आगे चलकर धरातल पर दिखाई देंगे। और आज आप लोगों के माध्यम से जो सुझाव आ रहे हैं वो इसीलिए हमने ये बैठक करी है, इसीलिए मंथन किया है, सभी को आप लोगों को आमंत्रित किया है कि इस मंथन में से अमृत निकले जो हमारे राज्य को आगे ले जाए। जी धन्यवाद। यहाँ बेस्ट जी कुछ आप कहना चाह रहे थे, बहुत तेजी से 1 मिनट में अपनी बात करिए। नमस्कार सभी दर्शक लोग जितने यहाँ पर आ रखे हैं, आप लोगों का स्वागत है। और सबसे पहले प्रणाम माननीय मुख्यमंत्री जी को, डॉक्टर जोशी जी को, डॉक्टर मनोज पंत जी का भी मैं नमस्कार करूंगा और डॉक्टर सेमवाल जी का। मैं महेंद्र सिंह बिष्ट, हम लोग एक संस्था जो उत्तराखंड के वोकल फॉर लोकल के लिए काम कर रही, बेसिकली संस्था का नाम है हिमालयन कम्युनिटी वेंचर। इसमें हम लोगों ने एक थीम ये लिखी हुई है कि तमाम हमारे पहाड़ में उत्तराखंड में जितनी भी हमारी माताएं बहनें स्वयं सहायता समूह किसी भी किस्म का लोकल
जो हमारा जैविक खाद्य पदार्थ है या जो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें हैं, अभी एक टोकरी यहाँ पर बन के आई है, इस तरह की जितनी भी चीजें हमारे पहाड़ों में बन रही हैं, इसकी सबसे ज्यादा जो डिमांड है आज हमारे दिल्ली एनसीआर में, हमारे अहमदाबाद एरिया में, महाराष्ट्र में, तो वहां के तमाम लोग इन चीजों को चाहते हैं। लेकिन एक गैप पाया गया था पिछले काफी सालों से कि उत्तराखंड का गांव सीधा ऑनलाइन के माध्यम से उस शहरी व्यक्ति से कैसे जुड़े। तो इसको एक पार्टने की कोशिश हिमालयन कम्युनिटी वेंचर ने अपना एक ई कॉमर्स पोर्टल डिजाइन किया है और उसके अंदर थीम है कि वो उत्तराखंड का अपना अमेजोन बन जाए। अपना जैसे अमेजोन पूरी दुनिया में राज किए हुए जा रहा है, तो उत्तराखंड का एक अपना अमेजोन कैसा बने, एक ऐसा वोकल फॉर लोकल के लिए क्या बने, उसके लिए हम लोगों ने एक पोर्टल डिजाइन किया जिसका नाम भी बड़ा लोकल सा रखा हुआ है, bedukaphal.com। अगर आप लोग देखेंगे तो bedukaphal.com आज करीब करीब डॉक्टर मनोज पंत जी के सहयोग से, डॉक्टर दुर्गेश पंत जी के सहयोग से थोड़ा सा हम लोगों को जो मार्गदर्शन हुआ, करीब 27,000 लोग आज आप पूरे देश भर से आप लोगों के साथ जुड़ चुके हैं और लगातार इस कार्यक्रम में आगे बढ़ोतरी हो रही। उत्तराखंड का अपना अमेजोन है bedukaphal.com, पूरे देश में घर घर ऑनलाइन प्रोडक्ट पहुंचाएगा उत्तराखंड का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा बिष्ट जी। रंजना कुकरेती है इसमें, रंजना कुकरेती हैं। अब आइए बात करिए आ जाइए। नहीं, अरे नहीं, कैमरा की प्रॉब्लम है ना। ऑनलाइन में आप देखिए कोई चमोली से कोई हैं, चमोली से, पिथौरागढ़ से, उनको भी लीजिए। आइए। नमस्कार सर। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम रंजना कुकरेती शर्मा है। मैं एक महिला किसान हूँ और मैं हिस्को के साथ भी जुड़ी हुई हूँ। मेरा जो सुझाव है वो है पलायन, खासकर सीमांत के जो गांव हैं और जो जिले। सुझाव उसमें यह है कि देखिए, हम सब जानते हैं कि महिलाएं जो हैं वो रीढ़ हैं और अधिकतर जो सीमांत इलाकों में महिलाएं ही रह गई हैं जो कृषि में काम कर रही हैं। तो किस तरीके से हम उनके लिए मतलब किसी कृषि में हम उन्हें कैसे मजबूत करें, तो उसके लिए पहले प्रॉब्लम ये नहीं थी कि पहले क्या होता था कि केवल माइग्रेशन हमारे यहाँ से पुरुषों का होता था, लेकिन अभी क्या है, उसके साथ साथ महिलाएं भी और वो सब बच्चे सब नीचे आ जाते हैं। तो अगर नीचे ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं जो है वो सरकार पे दबाव बनता है, नीचे दबाव बनता है। तो किस तरीके से हम उनके लिए ऊपर ही कुछ कर सके, उसके लिए क्या है कि महिलाओं को जो एक तो वहीं पर ही उनको रोजगार दें, उनकी कृषि को हम स्ट्रांग करें। दूसरा क्या है कि किस तरीके से उनका एक टूल उनको हम दें जो वो अपने आप उसको कुछ कर सके। और हमें मतलब अगर हम 2025 की बात कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चला कि कब हम अपनी भूमि के लिए, जैसे हमारी भूमि थी तो किस तरीके से पहले हम एकड़ पे थे, हम बीघे पे थे, और हम विश्व से कब गज पे आ गए हैं हमें पता भी नहीं चला। तो किस तरीके से जब कृषि रहेगी, लोग रहेंगे तभी कृषि होगी, भूमि रहेगी तो कृषि हो पाएगी। तो किसी तरीके से एक जो भू कानून जो एक स्ट्रांग मुद्दा है, उसके लिए और राज्यों जैसे हिमाचल जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी राज्य हैं, उनके अनुसार हमारे राज्य में बने, जिससे कि हम कम से कम खेती तो कर पाए ना। और अगर किसी भी राज्य की, अगर जब तक कोई भी देश तभी स्ट्रांग हो पाएगा जिसकी कृषि मजबूत होती है, जिसके क्षेत्र राज्य तभी मजबूत होता है जब जिसकी कृषि मजबूत। तो वुमेन्स को लेकर हम बहुत धन्यवाद। रंजना जी, महिला विकास के क्षेत्र में हम लोग बहुत काम कर रहे हैं और पलायन रुके उसके लिए भी कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह को अभी हमारे जो ग्राम संगठन है जो चलते हैं, अभी हमने पिछले दिनों उनको 119 करोड़ रुपए का इस कोरोना महामारी में एक पैकेज भी हमने उनको दिया है, जिससे कि वो 3 लाख 5 लाख तक के जो भी है ना, जो काम करना चाहती हैं, उनको ऋण जो है बिना ब्याज के देने की हमने व्यवस्था करी है। और साथ में अभी उनके समूह के खातों में भी अगले 6 महीने तक हम, चूंकि महामारी में बहुत सारी बहनें काम नहीं कर पाई, समूह नहीं चल पाए, चूंकि उनके उत्पाद बने थे, वो उत्पाद बाजारों में नहीं आ पाए, उनके लिए हमने जो है हर महीने 2-2 हजार रुपए समूह में भेजने की भी व्यवस्था करी है। और 6 महीने का जो उनका ऋण था, जो ब्याज था, वो भी हमने माफ किया है। इसमें सरकार ने उसको बहन करने का निर्णय लिया है। महिला मंगल दल हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने अलग से व्यवस्था करी है, अगले 6 महीने तक उनको भी सहायता करेंगे।
पलायन रुके तो स्वरोजगार बढ़ेगा तो पलायन रुकेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर सर्वजीत सिंह, आप कहना चाह रहे हैं? लेकिन हमारी महिला कृषक हैं, इसलिए तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं हमारे पास। सर्वजीत सर, थैंक यू वेरी मच सर। आई एम कैप्टन सरबदीप सिंह, मैं सेल करता था। हमारी एक संस्था है काटकुनी एड्यू टूरिज्म। हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। हमने एजुकेशन, सर काटकुनी एड्यू टूरिज्म, हमने सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखा है, एजुकेशन को टूरिज्म के साथ मर्ज किया है। सो वी आर यूजिंग टूरिज्म एज अ टूल टू एजुकेट। हमें सर ये पता है कि लोग, हमारे बड़े बड़े गुरु हुए, गुरु नानक देव और बोधिसत्व जिनकी बात हो रही है, उन्होंने भ्रमण किया, जब दुनिया देखी तब उन्होंने एजुकेट अपने आप को भी किया और हम जैसे लोगों को भी किया। सो वी आर यूजिंग दैट सेम टूल, टूरिज्म, टू एजुकेट पीपल। तो हमने सिलेबस को कंबाइन किया है एजुकेशन के साथ, जिसमें हम इंटर्नशिप प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हम होम स्टेज भी चला रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है रिवर्स माइग्रेशन। तो हम ये कहते हैं कि सर हम खुद 20 साल समुद्र में थे, हम खुद अपने आप को रिवर्स माइग्रेट करके वापस अपनी जगह पे लौट रहे हैं और हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं करीब करीब 6-7 लोगों को डायरेक्टली, और अपने लोकल, वोकल फॉर लोकल जैसे सर ने कहा, लोकल इकोनॉमी को हम बूस्ट कर रहे हैं। और ये सारा हम सर के गाइडेंस में कर रहे हैं, जोशी जी के गाइडेंस। बहुत अच्छा कैप्टन साहब, आपका पर्यटन और जो है शिक्षा के क्षेत्र में दोनों में बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है, बड़ा अच्छा समन्वय है। मेरी शुभकामनाएं और अच्छा करिए आप। अभी हमारे पास चैट बॉक्स में और सोशल मीडिया में लगातार मैसेजेस आ रहे हैं। प्लानिंग से हमारे पास शरण, अगर उनको कुछ उसमें से प्रश्न हमको दे पाएं, जो हमारे पास चैट बॉक्स में बहुत से कमेंट आ रहे हैं। और सुमित्रा जी यहाँ हैं? अच्छा, आप जौनसार से, आइए आइए। और हमारा पारंपरिक परिधान में है, देखिए ये उत्तराखंड की पहचान है, निशान है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे अपनी बात, अपनी समस्या व्यक्त करने का मौका दिया है। मैं अपने क्षेत्र कालसी ब्लॉक के नागथा क्षेत्र से हूँ, और हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है कि मतलब वहाँ हॉस्पिटल तो है, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर और एएनएम नहीं है, जिसके लिए एक गर्भवती महिला को कम से कम 50 या 60 किलोमीटर दूर विकास नगर लाना पड़ता है। रास्ते में बहुत सारी, और हमारे यहाँ गाड़ियों की भी सुविधा नहीं है। ये सुबह आती है, फिर शाम को वापस आती है। तो क्षेत्र की सबसे बड़ा मुद्दा है कि हेल्थ और एजुकेशन है और रोजगार है, जिससे पलायन हो रहा है। सुमित्रा जी, डीएम साहब नोट करिए, क्या है गाड़ी की क्या प्रॉब्लम है वहाँ पर, क्यों नहीं बस जाती, क्या है? हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है वहाँ पे, और डिलीवरी की कोई गर्भवती महिला है तो उन्हें विकास नगर 60 किलोमीटर दूर आना पड़ता है। गाड़ियों की हमारे यहाँ छोटी, तुरंत चेक करवाइए इसको। जी बिल्कुल। गाड़ियां चलती है, लेकिन वो छोटी वाली यूटिलिटी जिसे बोलते हैं, जिसमें कम से कम 50 लोग लटक के जाते हैं और ऐसे हादसे हो जाते हैं रास्ते में। धन्यवाद। बिल्कुल, हाँ, आप बताते भी जाइए ना वहां से, यहाँ से। ऑनलाइन भावना शर्मा जी हैं। जी भावना जी, आप कहाँ से हैं आप, बताइए। जी भावना जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? सर, मैं चकुटिया ब्लॉक के अल्मोड़ा जिले से हूँ और मैं गेवाड़ संकल्प समिति की अध्यक्षा हूँ। चकुटिया ब्लॉक से हूँ, अल्मोड़ा जिले से हूँ। एनआरएलएम के 200 महिला समूह का मैं प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस सराहनीय कदम का, जो आपने यहाँ पर आत्मनिर्भर उत्तराखंड की परिकल्पना के लिए, इस कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और सर, मेरे 2 सुझाव हैं कि आज हमारे जो उत्तराखंड की हर एक महिला के घर में एक सिलाई मशीन है, वो महिला सिलाई का काम जानती है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा एक अनुरोध है कि जितने भी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर जितने भी ड्रेस मेकिंग का काम होता है, वो हमारे जितने भी महिलाएं सिलाई का काम करके उनके द्वारा तैयार किया जाए। आप ऐसा कुछ करें कि ताकि जितने भी स्कूल हमारे यहाँ चल रहे हैं, चाहे वो सरकारी संस्थान है या निजी संस्थान है, उनमें जो ड्रेस मेकिंग का काम है इन महिलाओं को मिले। हम ये चाहते हैं कि आने वाले जो आगामी चुनाव में भी मान्य करें, और हमारी इस परिकल्पना को, हमारी इस भावना, महिलाएं सशक्त होंगी, महिलाएं सशक्त होंगी तो उत्तराखंड सशक्त होगा सर। और दूसरा सुझाव मेरा यह है कि जैसे आपने महिला समूहों को 181 करोड़ की जो धनराशि आपने प्रदान की थी कोरोना काल में, उसके अलावा जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय जो योजना के तहत आपने ब्याज मुक्त ऋण जो महिलाओं को दिया है,
वो 5 लाख तक का जो ऋण है सर, वो अधिकतम उसको व्यवसाय के लिए 10 लाख होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं कि 5 लाख में वो नहीं हो सकते हैं। और अगर कोई प्रोसेसिंग यूनिट है, जैसे हम अगर मशरूम की यूनिट हम अगर लगाना चाहें तो उसका जो यूनिट का जो कॉस्ट है वो लगभग 20 लाख के लगभग होता है। या हम फूड प्रोसेसिंग पे अगर काम करना चाहें, देखिए कुमाऊं के मुख्यमंत्री जी हैं, तो उसका जो लोन है वो कम से कम 20 लाख तक का जो बिना ऋण वाला जो है वो आपकी तरफ से होना चाहिए सर। आपके इन सराहनीय कदम से बिल्कुल। भावना जी, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। हम लोग ऐसे सभी जिलों में अभी वो करेंगे, निर्देशित करेंगे सब जगह कि वो लोग जो है, जो भी लोग अगर 5 लाख से ऋण से उनका काम नहीं चल रहा है, बड़ा ऋण लेना चाहते हैं, तो वो अपने आवेदन दे देंगे, उनके नाम हम एकत्र करवाएंगे और इस पर हम विचार करके इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर अंजलि अग्रवाल जी जी सर, अपनी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अंजलि अग्रवाल। आप माइक ले लीजिए पहले जी। पिछले 25 वर्ष से मैं हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरा नाम अंजलि अग्रवाल है। मैं दिव्यांगता के क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से काम कर रही हूँ। मेरा आपसे ये निवेदन है, पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया और हमें बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मैं दिव्यांगों के लिए चाहती हूँ कि आपसे निवेदन है कि एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए जो हर दिव्यांगता के लिए सुगम्य हो और उसमें वो अपना प्रशिक्षण ले सकें और उनका प्लेसमेंट अगर हो सके तो इस तरीके का कुछ अगर प्रोविजन हो तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत अच्छा अंजलि जी का सुझाव है, इसको रखेंगे हम लोग। आशा रावत हैं पौड़ी से। आशा रावत ऑनलाइन जुड़ी हुई थी। जी नमस्कार आशा जी, बहन जी। हाँ सर, मैं एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हूँ, केंद्र खौल, नई डांडा ब्लॉक, पौड़ी गढ़वाल से। आप लोगों का आशा जी, आप लोगों का मानदेय बढ़ गया। सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आपने एक सम्मानजनक धनराशि जो है उसमें हमारे मानदेय में बढ़ोतरी की। जी आप लोगों का धन्यवाद। आपका तहे दिल से हम सब की तरफ से धन्यवाद। जी हेलो, हाँ बोलिए। सर मैं पहाड़ी क्षेत्र में कार्यरत हूँ, मतलब 2003 से। तो यहाँ पर रहकर मैंने जो है, सरकार ने बच्चों के और महिलाओं के लिए काफी योजनाएं बनाई हुई है, जिसमें कि आजकल महालक्ष्मी किट और मातृवंदना योजना, काफी योजना है जो कि काफी सराहनीय है। लेकिन सर मैं जो है अपनी बात यह रखना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो अभी हमने आशा जी मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना भी शुरू की है। हाँ जी सर, मैंने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। लेकिन सबको बताइए कि आप 2 रुपए किलो में चारा मिलेगा। वो यहाँ का फैक्ट्री से बना रहे हैं, यहीं सहसपुर में हम लोग, और हर गांव तक भिजवाएंगे उसको। जी हाँ सर लेकिन हमारे क्षेत्र में जो है स्वास्थ्य सुविधाएं जो है काफी दयनीय स्थिति में है। जैसे कि हम लोग किसी को प्रसव के लिए संस्थागत भेजते हैं तो या तो हमें नैनाड जाना पड़ता है, जहाँ पर जो कि 35 किलोमीटर दूर है हमारे क्षेत्र से, और वहां पर जाकर भी फिर जो है हॉस्पिटल में वहां पर कोई सुविधा न होने के कारण या तो उन्हें गर्भवती स्त्री को यहाँ पर रामनगर या कोटद्वार जो है रेफर कर दिया जाता है। इस बीच में जो है काफी समय निकल जाता है और बच्चों को और महिलाओं को काफी परेशानी होती है। तो सर इस बारे में भी जरा आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और दूसरा मुद्दा है महिलाओं के रोजगार के लिए सर, क्योंकि हमारी काफी जनसंख्या महिलाएं गांव में रहती है, तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि महिलाओं पर विशेष ध्यान दें। बहुत अच्छा आशा बहन जी, आपने बहुत सुझाव दे दिए और बहुत पर काम भी हम लोग कर रहे हैं, और आप लोग इसी तरह से अपने अपने सुझाव देते रहिए और उस पर हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। और सर जी आपका फिर से एक बार धन्यवाद हमारे मानदेय बढ़ाने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए उत्साह आप देती हैं तो चीजें होती रहती हैं, चलती रहती हैं। इसी क्रम में मेरा निवेदन डॉक्टर जूही गर्ग संक्षेप में अपनी बात करिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के कई अग्रिम कार्यक्रम हैं, लेकिन ये संवाद के लिए एक बार फिर से ताली दीजिए डॉक्टर राकेश।
माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा साधुवाद और नमन आप सभी को। मैं 45 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगी, धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर जूही गर्ग है और मैं यूपीएस से जुड़ी हूं और मैं संस्थापिका हूं डाइव इन प्रो, यानी कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन प्रोफेशनल्स। तो ये संस्था मैंने रिसेंटली खोली है जिसमें मैं महिलाओं को जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन से आती हैं और दिव्यांगों के लिए काम करना चाहती हूँ, उन्हीं को एम्प्लॉय करके उनको अपने बीपीओ और केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में एम्प्लॉय करके उनको सशक्त बनाना चाहती हूँ इकोनॉमिकली। ठीक है, इसमें एक मेरा छोटा सा सुझाव जो 10 सेकंड का है माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य गणमान्य जनों को, कि यहाँ पर इतने सुंदर लोग हैं, इतने सुंदर क्षेत्रों में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, ये सूची अगर हमें मिले, एक लिस्ट मिले जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो इतना अच्छा लोग काम कर रहे हैं, उनसे अलाइनमेंट मैं देखती हूँ और ऐसे बहुत से लोग देख रहे होंगे। अगर वो लिस्ट हमें अवेलेबल है, हमारा नेटवर्क बन जाए, तो हम मिल के कहीं ज्यादा सिनर्जेटिक इफेक्ट के साथ काम करेंगे और इस प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे और जो आपका स्वप्न है 2025 तक का, उसको आगे बढ़ाने में प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर। देखिए, कई विचार भी आ रहे हैं लगातार। ये बच्ची सिंह बिष्ट जिनके पानी की आवाज का है, उनका अभी ये जवाब आया इसमें कि आपके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। पर्वतीय उत्तराखंड के फल उत्पादक सीमांत काश्तकारों की व्यवस्थाओं का भी आप इसमें संज्ञान लेंगे, ऐसा हमारे सभी किसानों का निवेदन है। तो जितने हमारे दूर दराज के काश्तकार हैं जो फलों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी अगर आप इसमें वो कर दें कि हम उनके लिए भी इस पे कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से वसुधा पंत जी, इनका अल्मोड़ा से आया है कि ये जो नौले हैं हमारे, जो नौले और जो स्प्रिंग सोर्सेज हैं जो लगातार कम हो रहे हैं, पानी के स्रोत, उनके लिए भी कार्य करने की आवश्यकता है। पानी के जल स्रोतों के लिए, नौलों के लिए, उनके लिए आपका इसमें विचार आया। नौले, धारे, ये हमारे लगातार इनको आगे करेंगे। अतुल रावत हैं, अतुल रावत बहुत अच्छा आया है। देखिए, चूंकि मेरा भी एक विषय है, मैं बचपन से वहां टनकपुर से जब भागीचौरा की तरफ, पिथौरागढ़ की तरफ जाता था, तो मैं देखता था कि कम से कम सैकड़ों स्थानों पर, चूंकि आज आदरणीय अनिल जोशी जी भी बैठे हैं इस क्षेत्र में, वो विशेषज्ञ हैं, उनका अनुसंधान है, बड़ी तपस्या है, तो सैकड़ों जगह पर धारे, नौले, छो बोलते हैं वहां, जहां पानी फूटता है ना, आप लोग जानते हैं कि नहीं? छो पानी फूटता है। अरे कहीं पर भी पानी फूटता है और ऐसे, सुदीप तुम नहीं जानते होगे, तुमने नहीं देखा होगा, हैं? वो ऐसा करते हैं ना, ये दोनों हाथों से ऐसे छो से जो है ऐसे पानी उठाते हैं और पी लेते हैं, उसको छो बोलते हैं। हाँ, चुल्लू। तो लेकिन वो धीरे धीरे अभी सब सूख रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। आपका जो इसमें सुझाव आया है बहुत अच्छा है और हम इस पर अवश्य कार्य करेंगे। और जैसे यहाँ पर बहुत सारे काम चल भी रहे हैं पर्यावरण की दृष्टि से, उसकी दृष्टि से हम लोगों के लगातार अनुसंधान चल रहे हैं, सब लोगों के मिलके, आदरणीय जोशी जी के और हमारे सभी स्वैच्छिक संगठनों के, तो उस पर अवश्य काम करेंगे। मैं इतना। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मेरा नाम अतुल रावत, मैं यूपीएस से हूँ। आज का जो पूरा टॉपिक है जिसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात हो रही है, तो इसी में हमने एक थोड़ा सा सुझाव है जो सस्टेनेबल टूरिज्म, और उसी के साथ में हम जोड़ना चाह रहे हैं हाइब्रिड हाईवेज। क्योंकि जब हम सस्टेनेबल टूरिज्म की बात करते हैं तो हम अपने जब उत्तराखंड की बात करते हैं तो टूरिज्म एक इसका मूल है। तो उसी में जब इतनी सारी गाड़ियां जब आती हैं, बाहर से आ रही हैं, तो प्रदूषण हमारे लिए एक चैलेंज बन के उभरा है। तो जिसमें अगर हम हाइब्रिड हाईवेज की बात करें, जहां पे हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, जिसके थ्रू ही सारा ट्रांसपोर्टेशन हो, तो वो एक पर्यावरण के लिए भी काम करेगा और टूरिज्म की तरफ हमारा एक लॉन्ग टर्म स्टेप हो सकता है। इस पर हमने जो है ये टूरिज्म पर अभी हमने जिस दिन हिमालय दिवस मनाया था, उस दिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलाने की हमने घोषणा करी थी।
और उसके सेंटर बनाने की भी घोषणा करी थी कि चार्ज होगा, और शुरू में हमने उसकी सब्सिडी की भी घोषणा करी है। दोनों चीजें एक साथ करी हैं। जो आपका सुझाव है उस पर हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और आपके सुझाव बीच बीच में आते रहेंगे तो उसको और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद मुख्यमंत्री। एक माननीय मुख्यमंत्री जी, एक और विचार आया है कि जिस देश में, जिस राष्ट्र में खेल सशक्त होते हैं वो राज्य और देश बड़ा सशक्त होता है, ये विचार आ रहा है। यहाँ कुछ आप खेल के बारे में कहना चाह रहे थे कि जो हमारी खेल नीति, क्योंकि खेल नीति की घोषणा। नहीं, चलिए आप बोलिए पहले, कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? आपका इसमें विचार आ रहा था। हाँ बोलिए बोलिए, माइक दीजिए ना, वहाँ एक माइक यहाँ फालतू बताइए। सर मेरा नाम श्रीश है और हम आपका पहले तो बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपने श्रीश जी बताइए। हम टूरिज्म सेक्टर में काम कर रहे हैं और टूरिज्म में उत्तराखंड का जो हमने एक्सपीरियंस किया है ये आध्यात्म से जुड़ा हुआ स्टेट रहा है, ठीक है। और टूरिज्म के अंदर अभी हमारे पास कोई भी पॉलिसीज नहीं है, नॉट इन उत्तराखंड, हमारे पास पूरे इंडिया के अंदर कोई भी पॉलिसी नहीं बनी हुई है। तो हमारे उत्तराखंड का ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम पूरे देश के लिए एक टूरिज्म पॉलिसी बनाएं, ठीक है, जिसमें हम आध्यात्मिक क्षेत्र है उसको ऊपर, सबसे ऊपर रखकर और पूरे संसार के लिए, विश्व को जीवन का जो मूल्य है वो जो कि यहीं से निकला हुआ है, उत्तराखंड से निकला हुआ है, हिमालय से निकला हुआ है, जैसे कि गुरुदेव ने भी बताया, तो उस चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं। बट हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी उसमें भागीदार बने। आप श्रीश जी ऐसा करिए कि टूरिज्म में क्या क्या होना चाहिए जी, क्या क्या और हो सकता है जी। आज की जो हमारी ये श्रृंखला है ये सब इसी पर केंद्रित है कि हर विषय पर, हर क्षेत्र में हम लोग चाहते हैं कि सब विद्वान लोगों के, अनुसंधान करने वालों के, जागरूक लोगों के, यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, सबके अपने अपने मत आने चाहिए। जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, जो व्यवहारिक रूप से चीजों को देखते हैं, उनकी बातें हमारे तक आनी चाहिए और सरकार उसको कार्य रूप में परिणत करेगी। अवश्य सर, हम एक मॉडल पे भी काम कर रहे हैं और हमने कुछ मॉडल डिजाइन भी किया। आप ये दे दीजिए। बहुत सुंदर, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अपूर्वा नेगी है और मैं अभी हेस्को के साथ काम करती हूँ और मेरा अपना एक प्रोजेक्ट है जिसमें मैं चाहती हूँ कि उत्तराखंड हरा भरा और साफ हो। क्या नाम है आपका? अपूर्वा नेगी। मेरा अपना एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें मैं चाहती हूँ कि उत्तराखंड साफ सुथरा हो। तो अभी मैंने बहुत सारे गांव में जाकर रिसर्च करी है, तो मैंने ये देखा है कि वहाँ पे कचरे वाली गाड़ी नहीं जाती है और वहाँ के लोग अपना कचरा, प्लास्टिक वगैरह सब खुद से जलाते हैं, जो हमारी एयर क्वालिटी को खराब कर रहा है और इससे हमारा वातावरण खराब हो रहा है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हम 2025 तक हर गाँव में एक कचरे वाली गाड़ी भिजवाएं जो कूड़ा लेकर देहरादून में आए और हमारे रिसाइकलिंग सेंटर्स को बहुत अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छा सुझाव है। धन्यवाद। प्रहलाद अधिकारी जी हैं ऑनलाइन जुड़े हुए, प्रहलाद सिंह अधिकारी जी, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, मैसेज आया उनका। प्रहलाद जी। जी सर, प्रहलाद सिंह अधिकारी जी। जी अधिकारी जी बोलिए, नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार ऐसा लगा कि उत्तराखंड पूरा उतर आया है यहाँ पे। दूर दराज के क्षेत्रों से विभिन्न कार्यों में कार्य करने वाले जो युवा हैं, महिलाएं हैं, सब अपने विचार रख रही हैं और मेरे ख्याल से इन विचारों का समन्वय उत्तराखंड की दिशा तय करेगा। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, विचार बहुत सारे आए हैं, उन पर विचार होना चाहिए, उसका कार्यान्वयन आपने कह ही दिया कि होगा। मैं केवल इस श्रृंखला के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा। तरुण राज्य है, तरुण नेतृत्व, और बिना नेतृत्व के ये चीजें संभव नहीं हो सकती थी जो आज यहाँ पे दृष्टिगोचर हो रही हैं। तरुण राज्य है, तरुण नेतृत्व, तरुण पर्वतों की श्रृंखला, जो अनिल जोशी जी ने कहा था कि हिमालय जो है सबसे यंगेस्ट पर्वत श्रृंखला है। तो तरुण राज्य है, तरुण नेतृत्व, तरुण पर्वतों की श्रृंखला, तकदीर और तस्वीर बदलेगी तरुण विचारों की यह श्रृंखला। तो यही हम सबका ऑब्जेक्टिव है कि ऐसा संवाद बने और ये आगे बढ़े और ये विचार केवल विचारों तक सीमित न रह जाएं, इनका धरातल पर रूपांतरण हो और इन सब से हम एक नया उत्तराखंड बनाने में कामयाब होंगे। 5 साल तो क्या, अगले 1-2 साल में हम करने में कामयाब हो पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपका बहुत अच्छा सुझाव है अधिकारी जी, बहुत अच्छा, आपने बड़ा उत्साह भरा है सब में। हमारी एक मैड एक संस्था है
और जो अद्भुत कार्य करते हैं। और मैट के हमारे क्योंकि युवा वॉलंटियर्स हैं, हम आपको आमंत्रित करते हैं संक्षेप में अपनी बात रखें। और क्योंकि हम सभी मैट के सदस्य, भुवन रावत जी मैट के हमारे सदस्य, तेजी से अपनी बात करिएगा। और इसके उपरांत क्योंकि सर इसमें आया था खेल नीति और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमारे पास सशक्त होना चाहिए। मैं बोल देता हूं अभी इसके बारे में। खेल नीति के बारे में आप सबको मुझे बताना है कि हम बहुत जल्दी हमारी कल कैबिनेट है, मंत्रिमंडल की बैठक है, कल हम नई खेल नीति को अप्रूव कर रहे हैं, उसमें ला रहे हैं। और उसमें हमने बहुत सारे प्रावधान किए हैं। जैसे अभी हमारे खिलाड़ी लोग जो खेलने के लिए जाते हैं, तो जब वो खेलने के लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के पास अपने परिवार की दृष्टि से वो उनका अच्छी उनके अंदर प्रतिभा है, हर क्षेत्र में आ गए हैं, लेकिन उनके पास खेलने के लिए जाने के लिए किराया भी नहीं होता है। और बहुत सारे लोगों के पास जो तमाम प्रकार के न्यूट्रिशन, पौष्टिक आहार जो उनको चाहिए होते हैं उस खेल में जाने से पहले, खेल में जाने के लिए, उसके लिए भी उनके जेब में उतना, उनकी जेब अलाउ नहीं करती है कि वो जो है अपना खाना खा पाए, अपना किराया दे पाए, अपने व्यवस्थाएं कर पाए। जब वो पदक जीत जाते हैं तो पूरी दुनिया से उनको पुरस्कार मिलते हैं और तब उनके पास कोई कमी नहीं होती है। लेकिन जब वो संघर्ष कर रहे होते हैं उस समय उनको कोई देखने वाला नहीं होता है। मैंने स्वयं कई बार, चूंकि अभी तो मैं, जो लोग आते हैं कोशिश करते हैं कि हम उनको भेजें, उनके कुछ मदद करें, लेकिन उसके अलावा भी मैंने बहुत बार पहले देखा है कि चंदा कर करके लोग एक दूसरे से सहयोग करके, डोनेशन करके आपस में विदेशों में भी लोगों को भेजा है। और मैंने भी स्वयं कई लोगों को इस अभियान में मैं भी सहभागी रहा हूं। तो हमारा ये मानना है कि जब पुरस्कार जीतने के बाद तो सब देंगे, उससे पहले उनकी वो सब व्यवस्थाएं हो, उनके जाने की व्यवस्था हो, उनके खाने की व्यवस्था हो, उसके लिए हमने नई खेल नीति में सारे प्रावधान किए हैं। दैनिक भत्ता भी खिलाड़ियों का हमने बढ़ाया है, हमने जो है उनके खाने की व्यवस्था भी करी है, उनके किराए की व्यवस्था भी करी है, उनके लिए आगे आरक्षण की व्यवस्था भी करी है। सारी चीजें हम नई खेल नीति में ला रहे हैं। कल हमारी अप्रूव हो जाएगी, आप सबके सामने नई खेल नीति 2021 आएगी। बहुत ही सुंदर, क्योंकि इन्होंने ये खेल नीति और जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भी बात हो रही है, धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ेंगे और ये बहुत ही स्वागत योग्य है। अब हम इसके, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ अंतिम उसमें है, मैट से मेरा हुआ है, संक्षेप में अपनी बात। जी नमस्कार सर, मैं मैट संस्था से हूँ। हम पिछले 10 सालों से अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं, चाहे वो इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म हो या स्टूडेंट्स का जहाँ भी सहभाग चाहिए हो, और आपके द्वारा भी हमें टाइम टू टाइम इनकरेजमेंट मिला ही है। सर अभी आज जो मैं 2 पॉइंट्स आगे रखना चाह रहा था, वो एक सर रिस्पना व बिंदाल के पुनर्जीवन पे था कि अगर हम उसको भी 2025 मिशन का पार्ट बना पाए, खासकर कि स्लम रिहेबिलिटेशन की बात है, वो रिप्सना और बिंदाली नहीं, उसके अलावा हम अन्य स्थानों को भी इसमें लेंगे। जी सर। और सर हमारा पूरा है कि ऐसे, अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, शायद सुना नहीं आपने, जो कि हमारे नौले, धारे और वो सब जो सूख गए हैं, उन सभी को दोबारा से पुनर्जीवित करें, कैसे वो हो, क्या हो, उस दिशा में ही मंथन इसी का पार्ट है। पानी है तो जीवन है, जल ही जीवन है। राइट सर। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर घर में नल होगा और नल से जल होगा। राइट। तो जल जीवन मिशन जो उन्होंने चलाया है, और 2023 तक, अंत तक हमारा भी लक्ष्य है कि प्रत्येक घर में हमारे नल से जल पहुंचे और शुद्ध जल पहुंचे। उसके लिए हमारी सरकार ने 1 रुपए में, ग्रामीण क्षेत्रों में 1 रुपए में पानी का कनेक्शन देने की व्यवस्था की है, और शहरी क्षेत्रों में 100 रुपए की व्यवस्था करी है। 100 रुपए में पानी का कनेक्शन देंगे, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब केवल 1 रुपए में कनेक्शन मिलेगा। और इसके साथ साथ चूंकि अभी उस पर काम चल रहा है, बहुत सारी जगह से शिकायत भी आ रही है कि अभी कुछ जगह लोग कह रहे हैं नल तो लग गए, जल नहीं आया है, तो हम उसमें भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। जहां जहां नल लग गया है वहां जल अवश्य पहुंचे, और अवश्य पहुंचेगा। सर दूसरा एक जो छोटा सा सुझाव था वो सर, जैसे कि सब यहाँ पे यही बोलते हैं कि यूथ इज द बिगेस्ट एसेट दिस टाइम, तो सर क्योंकि हम यूथ को, अगर जो ड्रग्स की प्रॉब्लम हमारे स्टेट में बढ़ती जा रही है, उससे बचाने के लिए अगर यूथ का ही उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, एक अगर टीम इस तरीके की बनाई जा सके जहां हम लोग ही सहभाग दे पाए अपना उसमें, तो वो मेरा एक छोटा सा सुझाव। नहीं, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? सर सात्विक। सात्विक, आपका बहुत अच्छा सुझाव है, और इस पर मैं आज ही डीजीपी से
आज बात करूंगा और इसमें नशा मुक्ति के लिए अलग से कोई दल बनाया जाए पुलिस की तरफ से, उसको रोकने के लिए जो हर प्रकार से जो है। देहरादून में तो एसओपी पहले से जारी है, लेकिन हम पूरे प्रदेश के लिए उनसे कहेंगे कि इसमें अलग से कुछ व्यवस्था करें जल्दी ही जो है, चूंकि इसमें जो है ये बहुत बड़ा मामला बन गया है। धन्यवाद। धन्यवाद सात्विक, बहुत ही सुंदर विचार है। और एक वाला था कि कुछ अभी चैट बॉक्स में आए सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है राज्य के लिए। इसमें आया है कि हमारे पास यहाँ साइबर सिक्योरिटी जो दुनिया में सबसे बड़ा थ्रेट है और उत्तराखंड के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है, इसका यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की तरह से स्थापना करके हम रोजगार के लिए भी एक माहौल बना सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण रूप से कल ही आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश के डीजी कॉन्फ्रेंस की थी लखनऊ में, उसमें उन्होंने स्मार्ट पुलिसिंग पर और साइबर पर विशेष फोकस किया है। उसका हम लोग अनुसरण करेंगे उत्तराखंड के अंदर, और मैंने उसका संज्ञान लिया है कल की बैठक से। जी धन्यवाद। जी, मैं सिप्ते नबी उधम सिंह नगर से। मैं 2003 से सोशल फील्ड में डॉक्टर जोशी साहब के साथ काम कर रहा हूं। उससे पहले मैं पीटीआई में था। अब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान वो करना चाहूंगा मैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान, कि मैं चाहता हूं कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं कुछ प्रोडक्ट्स जो बना रहे हैं, क्योंकि मेरा गल्फ में एक्सपोर्ट है और मैं मुरादाबाद के थ्रू कर रहा हूं उसे, नगीना और सहारनपुर के थ्रू। तो मैं चाहता हूं ये जो एनजीओज है हमारी, ये सोशल फील्ड जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ये अपने प्रोडक्ट्स का वो करें और मैं इसको आगे भेजूं। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? सिप्ते नबी उधम सिंह नगर। बहुत धन्यवाद। इसमें हमारे पास खटीमा तमाम क्षेत्रों से भी सब जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नोटियाल, डॉक्टर मंजू सुंदरियाल सब जुड़े हुए हैं। सभी का विचार है सर, सबकी हम सहभागिता करते हुए अगर आपका संबोधन उद्बोधन हो जाए, जिसमें हम इन सभी को धन्यवाद भी दें तमाम उससे तो, और सबका आप, क्योंकि इसके बाद अभी टी ब्रेक है और लंच की भी यही व्यवस्था है, भोजन की। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से धन्यवाद भी आप ज्ञापन करना चाह रहे हैं। अच्छा, आत्मनिर्भर उत्तराखंड बोधिसत्व विचार श्रृंखला के आज युवा, महिला, सामाजिक संगठन, हमारे स्वैच्छिक संगठन और पूरे प्रदेश से इस श्रृंखला में जुड़े हुए हमारे हजार भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज हमारे पद्म श्री आदरणीय अनिल जोशी जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। पद्म भूषण जिनको अभी अभी भारत सरकार ने जो है दिया है, एक बार जोरदार तालियां बजा के आप सब लोग उनका स्वागत करिए, क्योंकि उन्होंने हमारे उत्तराखंड के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। और वास्तव में सच मानो तो वो एक तपस्वी की तरह हैं जो लगातार बिना रुके हुए अनवरत रूप से काम करते रहते हैं, और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हमने जो ये श्रृंखला प्रारंभ की तो उसमें उनका बहुत बड़ा, एक तरह से मैं कहूं कि मुझे मार्गदर्शन भी था। जब मैंने ये श्रृंखला शुरू करने की बात हुई थी तो उस समय में आपसे बहुत सारे विषयों पर बात हुई। तभी हमारे मन में विचार आया था शुरू से कि हम इस प्रकार की श्रृंखला आयोजित करेंगे जिससे कि सभी लोगों का, क्योंकि उत्तराखंड की जो ये यात्रा है, मैं ऐसा मानता हूं कि मुझे जो भी ये आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से मुख्य सेवक के रूप में जो काम करने का अवसर मिला है, तो ये अवसर मुझे मिला जरूर है। ये यात्रा मेरी निजी यात्रा नहीं है, ये यात्रा हमारे पूरे उत्तराखंड की सामूहिक यात्रा है, और इस यात्रा में हम सब लोग सहभागी हैं। जब सामूहिक यात्रा तभी जो है मंजिल तक पहुंचेगी जब हम सब लोग एक विचार के साथ एक में होकर, हम सबके विचार एक हो, हम सबका मन एक हो, हम सबका काम एक हो, हम सबकी गति एक तरफ को हो, हम सबकी
क्या है, लक्ष्य एक तरफ को हो, बिल्कुल दिशा भी स्पष्ट हो, तभी हम लोग जो है अपने मंजिल तक पहुंचेंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो उसमें आदरणीय जोशी जी ने हमको बड़ा मार्गदर्शन भी दिया, उन्होंने बड़ा सहयोग भी किया और ये आज हमने प्रारंभ किया। आज ये हमारा दिन जो है, एक दिन ये शुरुआत हुई है। इसमें मैं देख रहा हूं यहाँ पर मंच पर अभी इसके पूरा संचालन करने वाले हमारे प्रोफेसर पंत, उनको आप जानते ही हैं। समय समय पर हम लोग ऐसी श्रृंखलाएं, क्योंकि मुख्य सेवक के रूप में मैं अब आपके सामने हूं, प्रोफेसर पंत दूसरी भूमिका में है, लेकिन हम लोग ये काम बहुत सालों से करते आ रहे हैं। बहुत सालों से हम लोग इस पर विचार करते रहे, बहुत सारी हमने संगोष्ठियां की हैं, बहुत सारी जगह पर हम लोग शामिल हुए हैं और कई घंटों हम लोग रात भर दिन भर चर्चा करते थे कि उत्तराखंड का विजन क्या होना चाहिए, उत्तराखंड कैसे आगे बढ़ेगा, उत्तराखंड कैसे हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा। उसके लिए हम लगातार पहले से सोचते आए थे। अब मैंने कहा कि ये अवसर मिला तो मुझे लगा कि पहले हम कुछ लोग बात करते थे, कुछ लोग योजना बनाते थे। चूंकि मैंने कहा कि ये हमारी सबकी सामूहिक यात्रा है, तो इस सामूहिक यात्रा में सबको शामिल होना चाहिए ना। बताइए, जब सभी हम शामिल होंगे तो तभी ये यात्रा आगे बढ़ेगी। इस अवसर पर हमारे सचिव जो है सिमवाल जी, महिला सचिव सशक्तिकरण सचिव नियोजन के रूप में यहाँ पर डॉक्टर मनोज कुमार पंत जी हैं और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ जिलाधिकारी भी जुड़े हैं। मुझे अभी बताया कि बहुत सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो बहनें हैं वो सब जुड़ी हैं, अभी मैं देख रहा था। और बहुत सारे लोगों ने, सबसे पहले चंपावत वालों का सुझाव आया था, वहां से किसका था, चंपावत जिले से जो बैठे हैं वहां पर आगे, हाँ उनका, रमेश जोशी जी का, और फिर संजय जी का आया था, अनिल डबराल जी का आया था, घराट वालों का, प्रज्ञा भारद्वाज का आया था जो कह रही थी कि उम्र की वजह से सुनते नहीं है, कमला पंत जी का आया था पिथौरागढ़ से, तुलसी बरडोला जी का आया था, आगे बैठी थी, कहाँ गई हूँ, चली गई क्या, तो अनीता जी का आया था, अनीता अल्मोड़ा से, उनका डॉक्टर अभय सक्सेना जी का, डॉक्टर सुधीर जोशी जी का, नीलिमा जी का, रीमा जी का, महेंद्र बिष्ट जी ने भी बोला जो हिमालयन वेंचर पर काम कर रहे हैं, बेड़ू काफल कॉम पर, रंजना कुकरेती जी का, कैप्टन जो खाट कुनी वाले हैं, सुमित्रा जी का, भावना शर्मा जी का, अंजलि अग्रवाल जी का, दिव्यांगता के क्षेत्र में आशा रावत जी का, डॉक्टर जूही गर्ग जी का जो नौले धारे के बारे में बोला था उन्होंने, अतुल रावत का, श्रीश अपूर्वा नेगी का, प्रहलाद सिंह अधिकारी जी का और सात्विक का, और अंत में उधम सिंह नगर वालों का आया था लास्ट सुझाव हमारा, और सैकड़ों लोगों का जिनके हम लोग अभी प्रत्यक्ष रूप से जिनके सुझाव अभी सुन नहीं पाए क्योंकि समय की भी मर्यादा है, लेकिन आप सभी के जितने भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, आप सबके एक एक सुझाव पर हम लोग पूरा मंथन करेंगे और पूरा मंथन करने के बाद उस पर हम कार्रवाई करेंगे। 2025 का जो हमारा विजन है कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है, उसके लिए हम सभी को आगे आना होगा और हम सभी लोग आगे आएंगे। तो आप लोगों के बीच में से बहुत सारे विषय आए हैं, पलायन से जुड़े हुए विषय आए हैं, रोजगार से जुड़े हुए आए हैं, महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए आए हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं, आपका पर्यावरण से जुड़े हुए आए हैं, हमारे अलग अलग कृषि से जुड़े हुए हैं, बागवानी से जुड़े हुए हैं। तो सभी विषयों पर पलायन कैसे रुकेगा, हिमालयन राज्यों में जो हमारे यहाँ पर आपदा आती है, उस आपदा में हम लोग कैसे और पहले से ही कैसे हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपदाओं को हम नहीं बदल सकते, लेकिन आपदाओं के खतरों को हम कम कर सकते हैं, उसकी रोकथाम कर सकते हैं। जैसे इस बार की आपदा में जो 18 और 19 अक्टूबर को आई, तो मैं उस दिन 17 अक्टूबर को मैं अयोध्या में था और प्रातःकाल मुझे बताया गया सवेरे 7 बजे कि आज शाम से, रात से और 18 और 19 तारीख को
2 दिन बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, बहुत बड़ी वृष्टि होने वाली है। तो मैंने वहीं से सबसे पहले सभी अधिकारियों से बात करी और अपना एक वीडियो संदेश वहां से मैंने बनाया और मैंने सभी लोगों को अलर्ट किया, सभी लोगों को सूचना दी। जो 4 धाम और हमारे पर्यटन की दृष्टि से पूरे उत्तराखंड में उस दिन 1.5 लाख लोग आए हुए थे और हमने सभी यात्रियों से भी अनुरोध किया कि आप यात्रा को रोक दीजिए और स्कूल, हमारे सभी सरकारी स्कूल हमने बंद करवा दिए। होटल वालों को भी सभी को हमने अनुरोध किया कि आप लोग जो है किसी को अभी जबरदस्ती मत निकालिए। कई बार ऐसा होता है कि एक दिन के बाद अगले दिन बुकिंग होती है तो वो कहते हैं कि होटल खाली कर दीजिए। हमने कहा कि अब इस समय आपदा का समय है और यहाँ से ऋषिकेश से और उधर से जो रास्ते हमारे यात्रा में जाने के रास्ते थे वो सारे रास्तों पर हमने सभी को सूचित कर दिया कि कल बहुत बड़ी आपदा है, आप रोक दीजिए। उसका नतीजा ये निकला कि 1.5 लाख लोगों में से एक को भी नुकसान नहीं हुआ, नॉट ए सिंगल बाहर से आए हुए लोगों को। तो इसी प्रकार से बहुत सारी समझदारियों से, बहुत सारी जानकारियों से और समय से पहले जानकारी हो जाने से हम बहुत सारी चीजों को रोक सकते हैं। और अगले दिन गृह मंत्री जी का हमारे यहाँ का दौरा हुआ तो उस दौरे में मैंने गृह मंत्री जी से अनुरोध किया कि हमारे यहाँ पर चूंकि आपदा और जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार का हमारा यहाँ का वातावरण है, हर साल आपदा आती है। हर वर्ष कहीं पर भूस्खलन होता है, कहीं पर अतिवृष्टि होती है, कहीं पर ओले पड़ते हैं, कहीं अधिक बारिश हो जाती है। हर जगह अलग अलग प्रकार का है। आप देख ही रहे हैं कि 2-3 बड़ी आपदाएं अभी हमारे सामने है। मालपा की आपदा को हम भूले नहीं है, उसके बाद अभी केदारनाथ जी की आपदा को हम लोग भूले नहीं है, उस पर काम चल ही रहा है। अभी इस बार की जो आपदा है 18-19 अक्टूबर की, वो हमारे सामने है। तो हमारे इस उत्तराखंड के अंदर एक ऐसा केंद्र बनाया जाना चाहिए जिससे कि आपदाओं को समय आते ही जो है उस पर वो अनुसंधान का काम करे और केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, वो पूरे देश के लिए काम करे। तो ये सुझाव ये भारत सरकार को हमने लिखित रूप से दे दिया है और उस पर निश्चित रूप से जल्दी ही कार्रवाई होगी। कोई ना कोई केंद्र केवल उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के लिए वो काम करेगा इस क्षेत्र में। तो ऐसे बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं। एक हिमालयन राज्य की दृष्टि से उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ होना इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि यहाँ पर विकास किस गति से हो रहा है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि यहाँ का भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक जितनी भी चीजें हैं उसको ध्यान में रखकर विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वैसे सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। मैं बताऊं, पर्यटन को बढ़ाने के लिए अभी हमने पर्यटन के क्षेत्र में जो हवाई यात्राएं होती हैं उसके कारण से भी काफी पर्यटन बढ़ता है और हवाई यात्राएं हमारे यहाँ पर सस्ती हों। ये हमारे राजेश कुमार जी एविएशन के वो रहे हैं, पहले क्या अपर सचिव रहे हैं और डायरेक्टर क्या युगांडा के। तो पहले आपके में ये जो एविएशन टर्बो फ्यूल है इसमें 20% का बैट लगता था, उसको हमने घटाकर केवल 2% कर दिया। वो इसलिए, और हम पूरे साल का अगर हम इसका निकालेंगे बैट का तो 40 करोड़ रुपया अब हमको कम मिलेगा। लेकिन अब हवाई जहाज लोग यहाँ पर अपना रख सकते हैं, यहाँ पर फ्यूलिंग कर सकते हैं और किराया भी कम होगा। लोग आएंगे क्योंकि हमने 18 नए रूट हवाई यात्रा के शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसमें से चिन्यालीसौड़ के लिए, पिथौरागढ़ के लिए, गौचर के लिए हमारी सेवाएं चल रही हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम प्रत्येक शहर को हेली सेवा से जोड़ दें। रेल के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल बन रही है, बिल्कुल पहाड़ों के बीच बीच से रेल जा रही है। इसी प्रकार से वहां टनकपुर में जो हमारा टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन है, पिछले कई वर्षों से उसकी मांग उठती रही है। मैं बहुत ज्यादा नहीं, मतलब मैं 4-5 इशू आपके सामने जरूर रख रहा हूं कि जिन पर काम हो रहा है समग्र रूप से। बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत है, मैं बोलूंगा तो यहां से घंटों बोलते रह सकता हूं भाई साहब, और अब मुझे कागज देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं वैसे ही बोलता रहता हूं क्योंकि रोज का ही काम है। तो टनकपुर बागेश्वर जो रेल लाइन है, वो टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन 155 किलोमीटर की है। उसके लिए भी इस बार ब्रॉडगेज सर्वे के लिए 155 किलोमीटर की जो ब्रॉडगेज रेल लाइन है उसके लिए 29 करोड़ रुपए की धनराशि जारी होगी। एम्स का सेंटर यहां पर अच्छा काम कर रहा है, ऋषिकेश वाला।
चूंकि उस क्षेत्र में नहीं था, तो हमने अनुरोध किया था, काफी समय से चल रहा था कि कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज, अच्छा वो कोई क्षेत्र में, क्योंकि उधर नेपाल के लोग भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों का भी पूरा वहां पर दबाव बढ़ जाता है। जब कोरोना में हमने देखा कि पूरे उधम सिंह नगर में, नैनीताल में, कहां से लोग, जिनको दिल्ली में बेड नहीं मिल रहा था, वो भी यहाँ आ गए। भाई साहब, आपको जानकारी होगी, ये आप लोगों को भी होगी सबको। देहरादून में और हरिद्वार में भी बाहर से लोग आ गए, बेड ही नहीं थे कहीं। तो उस समय में हमने देखा कि नेपाल के लोग, इधर के लोग, यूपी के लोग, दिल्ली के लोग, आसपास के गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, सब आ गए, पूरा पहले ही बेड फुल हो गए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वहां पर अभी एम्स का सैटेलाइट सेंटर खोले जाने की स्वीकृति माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार ने दी है। तो मैं आप सबके माध्यम से उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। तो बहुत सारे क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। जैसे अभी यहाँ से टेहरी से हमने कहा है कि एक टनल जो है प्रस्तावित की है, जिसको सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति मिल गई है। आने वाले समय में चूंकि वो देखेंगे पर्यावरण की दृष्टि से भी कैसे वो सुरक्षित तरीके से जाए, उस पर डीपीआर बन रही है। डीपीआर का पैसा भी हमको मिल गया है। आने वाले समय में टेहरी जाने के लिए यहाँ से मात्र 1 ही घंटे का अधिकतम समय लगेगा। दिल्ली के लिए सड़क कनेक्टिविटी, एलिवेटेड रोड, जो हमारा डॉटकाली देवी का मंदिर है, वहां से लेके पूरे जंगल में एलिवेटेड रोड सीधे मुजफ्फरनगर रोड पर जोड़ दी जाएगी। और आने वाले समय में आप लोगों को देहरादून से दिल्ली जाने के लिए मात्र 2 घंटे का समय लगेगा। 2 घंटे में आप पहुंचेंगे। ऋषिकेश जाने के लिए डोईवाला से एलिवेटेड रोड 20 किलोमीटर की स्वीकृत हो गई है। इसी प्रकार से 32,000 करोड़ रुपए के तमाम जो सड़कें हैं, 4 धाम यात्रा की सड़कें बन रही हैं। भारतमाला श्रृंखला में आज हजारों किलोमीटर रोडें स्वीकृत हो गई। तो हम लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज इस विचार श्रृंखला के माध्यम से हमने संजीवनी पाने की चेष्टा की है कि हम सबको ये संजीवनी मिले, और इसका आयोजन इसीलिए किया गया है। और निश्चित रूप से हम सब लोगों ने जिस उद्देश्य से आज इसको किया है, एक सार्थक रूप लेगी और इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी 27 तारीख को हम लोग एक बड़े, जो हमारे इस विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, उन सबको भी हमने देहरादून में आमंत्रित किया है। उसमें भी हम बहुत सारे लोग, उसमें ऑनलाइन भी जुड़े होंगे, ऑफलाइन भी जुड़े होंगे, कुछ प्रत्यक्ष रूप से रहेंगे। तो सबके विचारों से, और आप सबने जितने भी आज महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, उन सब महत्वपूर्ण सुझावों को हम लोग अपने मंथन में शामिल करके उसमें से जो अमृत निकलेगा वो अमृत सबके सामने रखा जाएगा आने वाले समय में। मैं आज के अवसर पर पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, ऑफलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों ने भाग लिया है। आप सभी का धन्यवाद। और विशेषकर आदरणीय अनिल जोशी जी का, उनको मैं एक बार पुनः स्वागत करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए। मैं यही कहूंगी कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, सपनों का फूल यूं ही नहीं खिलता। जब तक मेहनत के दिए नहीं जलते, तब तक मुश्किलों का अंधेरा नहीं मिटता। तो मैं यही कहूंगी कि हमारे आज के इस आत्मनिर्भर उत्तराखंड 2025 के कार्यक्रम में हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे जितने मनोभाव यहाँ पे हैं, सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद कहूंगी। और एक सुझाव सर मेरा भी ये है कि जितने हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, यदि पूरे प्रदेश के सभी निजी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में यदि हमारी बच्चियों के लिए सेल्फ डिफेंस कोर्स आयोजित किए जाएं, तो मुझे लगता है कि हमारी बच्चियां आने वाले समय में एक सशक्त होंगी और सेल्फ कॉन्फिडेंट बनेंगी। इसी के तहत हमारा ये कार्यक्रम यही चलता रहेगा। लेकिन मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूंगी सर। मैं आप सभी लोग कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का अन्य एक कार्यक्रम है, लेकिन ये चलता रहेगा अभी। इसके अभी हम चाय अभी पत्नी के लिए यहाँ पर रुकेंगे और तदुपरांत फिर ये सेशन होगा जिसमें आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक बुकलेट इसकी निकल रही है और लिखित वाला, और उसके बाद फिर लंच में जिसमें होगा उसको हम उस जो पुस्तिका होगी उसका भी सर्कुलेशन में आ जाएगी, उसको भी बंटवाया जाएगा।